हेलो चैम, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 8 के एसएसटी की सीरीज को, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर को कवर कर दिया है जो कि ज्योग्राफी का था। एंड उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो सारी वीडियोस ना एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट सर्च करना क्लास 8 एसएसटी बाय सत्यम पांडे, एंड सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से आप, फिर हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसको कवर करेंगे, जिसका नाम है रीशेपिंग द इंडिया पॉलिटिकल मैप। तो इंडिया का जो आज का पॉलिटिकल मैप हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से शेप हुआ सेंचुरी बाय सेंचुरी, यानी हर सेंचुरी में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लाइक हमने एंशियंट इंडिया देखा, हम मिडिवल इंडिया देखते हैं, हम मॉडर्न इंडिया देखते हैं। ठीक है, एंड हर टाइम पे कोई ना कोई रूलर आता है एंड अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है। तो ये काफी, ठीक है, देखने और रोमांचक चीज है कि किस तरीके से हम हिस्ट्री को समझते हैं। अब पीछे एक इमेज है, ठीक है, ये है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की इमेज। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग होंगे तो कुतुब मीनार डेफिनेटली घूमने गए होंगे। तो ये हमारा कुतुब मीनार है, 5 स्टोरी कुतुब मीनार, एंड यहाँ पे एक आयरन पिलर है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना गए हों, तो कभी भी दिल्ली विजिट करें तो जरूर इस कॉम्प्लेक्स में आए, यहाँ पे कुतुब मीनार को देखें। तो काफी यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। लाइक ये जो आयरन पिलर है ये अभी तक रस्ट नहीं लगा है, एंड अराउंड इसको 1600 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा। ठीक है, खराब नहीं हुआ। तो एक काफी यूनिक फीचर है, यानी किस चीज से बनाया गया कि ये ऐसा है अभी तक। फिर हमारा पीछे जो पूरा गार्डन है, तो वहां पे भी आप थोड़ा सा घूम सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे काफी सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हैं, जो देख के आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो इस चैप्टर में कुछ बिग क्वेश्चंस जो सबके माइंड में आएंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है कि, वन सेकेंड गाइस, कि हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन्स एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें ये देखना है कि जो इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स हुए, ठीक है, मोस्टली जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे हुए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब मान लो ये इंडिया का हमारा मैप है, ठीक है, ये हमारा, ये इंडिया का मैप है। तो सारे इन्वेजन्स जो देखने को मिले वो यहाँ वाले साइड पे मिले, यानी ये वाला जो एरिया है ये हमेशा से वल्नरेबल सिचुएशन में रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमेशा से अटैक होते रहे हैं फ्रॉम द मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान से। ठीक है, तो चाहे बात रही एंशियंट इंडिया की, एंड चाहे बात करें मिडिवल इंडिया की, यहाँ से काफी ज्यादा अटैक्स इंडिया में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हैं यहाँ पे डायनेस्टीज को चेंज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे। ठीक है, और हमारा पॉलिटिकल मैप किस तरीके से बनता है। देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन्स। इंडियन सोसाइटी इन्वेजन्स के ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है वो समझेंगे, और देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से अडेप्ट करती है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। और थर्ड क्वेश्चन में ये समझेंगे कि हाउ व्हाट इम्पैक्ट डिड द पीरियड हैव ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, एंड इस इन्वेजन्स ने किस तरीके से जो इंडिया के लोगों की लाइफ को चेंज किया। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये वीडियो। ऑल्सो चैप्टर बड़ा है तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को छोड़ के मत जाना, पॉज ले लेना, ब्रेक ले लेना, एंड वापस कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, स्किप मत करना, बिकॉज अगर एक बार स्किप करोगे तो फिर वापस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो एक कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि क्या करना, अगर वीडियो बड़ा लग रहा है तो कोई बात नहीं, पॉज कर करके देख लेना, बट देखना जरूर पूरा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको क्या दिखेगा, हमें दिखेगा एक टाइमलाइन। टाइमलाइन दिखेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिल्ली सल्तनत का, और उसके बाद मुगल्स के टाइम तक का पीरियड हमें दिखा रखा है, लाइक 1498 और 1506 तक का। ठीक है, तो देखा हमने कि 1206 में हमारा दिल्ली सल्तनत का स्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, एंड फिर 1326 1326 में हमारा मेवाड़ का किंगडम का री एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद 1336 में हमारा विजयनगर एम्पायर, जो कि साउथ इंडिया का पार्ट था, वो एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। 1347 में हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ बहामनी सल्तनत,
तो जो बहामनी सल्तनत था वो कहाँ पे था, वो लोकेट करता था अराउंड कर्नाटका आंध्र प्रदेश वाला रीजन। फिर हमारा 1398 में तिमूर अटैक करता है दिल्ली में, ठीक है। एंड 1498 में फर्स्ट फॉरेन जो यहाँ पे आए थे, जिन्होंने विजिट किया था, वो थे पोर्चुगीज, ठीक है। एंड उसके एक पर्सन थे जिनका नाम था वास्को ड गामा, ठीक है, वास्को ड गामा, ठीक है। एंड ये 1498 में कैलिकट केरला के अंदर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं इन सर्च ऑफ ट्रेड, इन सर्च ऑफ स्पाइस, बिकॉज ऑटोमन टर्क्स ने मिडल ईस्ट का रास्ता रोक रखा था इनके लिए, तो इन्होंने एज अ न्यू सी रूट इंडिया के लिए खोजा था फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप। एंड फिर ये 1498 में इंडिया विजिट करते हैं। तो कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्री का फर्स्ट जो अराइवल हुआ था पोर्चुगीज, या कह सकते हो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, वो हुआ था पोर्चुगीज के द्वारा इन द 1498, ठीक है। तो इस इमेज से काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली हमें हमारे टाइमलाइन की, ठीक है। तो ये जो पीरियड है इस चैप्टर में ये बताया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ऑफन कॉल्ड द लेटर पार्ट, इसको हम मिडिवल पीरियड भी कहते हैं इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है मिडिवल, मिडिवल यानी मध्य भारत कह सकते हो, यानी दो एजिस के बीच का पार्ट। दो एजिस कौन से? पहला था एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो इनके जो बीच का पीरियड है इसको हम कहेंगे हमारा मिडिवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया, इसको मिडाइवल इंडिया भी कहते हैं। मिडाइवल इंडिया, और वही चीज हम डिस्कस करेंगे, मिडाइवल इंडिया हमारा किस तरीके से है प्रोग्रेस करता है। तो क्या होता है ओरिजिनली क्या होता है, जो यूरोपियन हिस्ट्री है रफली रोमन एम्पायर की, वो 5th सेंचुरी सीई से स्टार्ट होती है। कब से? 5th सेंचुरी सीई से हमारी जो रोमन एम्पायर की हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। और रेनेसा, रेनेसा क्या होता है? रेनेसा यानी जागरूकता होना, ठीक है, इच्छा होना कि हम लोग एक्सप्लोर करें, कहाँ कहाँ हम लोग एक्सप्लोर करें, मतलब एक रिफॉर्मेशन को हम कहेंगे रेनिसा आया, रेनिसा, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के मन में क्या हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ वो लोग इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज का। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में पैसा आने लगा। तो लोगों को वहाँ के यूरोपियन लोगों को ये इच्छा हुई कि अब हम एक्सप्लोर करेंगे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम बाकी वर्ल्ड में एक्सप्लोर करेंगे। पहला तो रेनेसा का ये था। फिर उनको इच्छा हुई कि हम गोल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अपना जो क्रिश्चियनिटी है उसको डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तक फैलाएंगे। तो उनका प्राइम फोकस था रेनेसा का गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, ठीक है। गो तो गॉड, ग्लोरी और गोल्ड जो है उनका ट्राई मोटिव था रेनेसा का, और उनको एक्सप्लोर करना था डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड जैसे मैंने बोला कि मिडल ईस्ट को ऑटोमन टर्क्स ने हासिल कर लिया था, तो वहां से जो आने का रास्ता था इंडिया, पहली बात वो इंडिया आना क्यों चाहते थे ये समझो। देखो, जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ तो पैसा आया इकोनॉमी में, तो उनके बाद उन्होंने क्या किया, जितना डेवलपमेंट होता है उतना उन्होंने मार्केट जो है ग्रो होने लगी, यानी पॉपुलेशन आर कमिंग इनटू द सिटीज। तो सिटीज में पॉपुलेशन आने लगी, तो उनके खाने के लिए जो है मीट का कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो गया। अब मीट को हमें लॉन्ग टर्म तक के लिए थोड़ा प्रिजर्व करना था, तो प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए था, स्पाइस चाहिए था। तो जो स्पाइस का डिमांड है, और ठीक है, वो बढ़ने लग गया यूरोप में। एंड स्पाइस की डिमांड की वजह से उनको इंडिया में ट्रेड करना पड़ता था। बट जब ऑटोमन टर्क्स ने मिडल ईस्ट को एक्वायर कर लिया, तो वो रास्ता उनके लिए बंद हो गया, तो उनको नया रूट खोजना पड़ा। तो कह सकते हो कि रेनेसा जो था एक मूवमेंट था जिससे रोमन एम्पायर एंड बाकी यूरोपियन पावर्स के माइंड में सवाल उठा कि हमें डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गॉड और ग्लोरी और गोल्ड को फैलाना है, ठीक है, टू द रेनेसा। तो यूरोपियन सेंट्रल रिवाइवल इन 14th और 16th सेंचुरीज में माना जाता है, जिससे रीडिस्कवरी हुई थी ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर की, ठीक है, आर्ट और लिटरेचर का रीडिस्कवरी हुआ। इट वॉज वंस थॉट
that to a mark of dark age before the development of modern science. तो मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट से पहले क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क एज रही, ठीक है? मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट से पहले क्या रहा, डार्क एज रही। बट ऑफ कोर्स यूरोप और इंडिया की हिस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो अप्लाइंग द टर्म मिडाइवल टू बोथ इज नॉट आइडियल, यानी उनके लिए मिडाइवल हिस्ट्री कुछ और हो सकती है एंड हमारे लिए वो मिडाइवल हिस्ट्री कुछ और हो सकती है। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन विच पीरियड इट कन्वर्स इन इंडिया, यानी ऐसा कौन सा ये मिडिल हिस्ट्री का कौन सा जो पार्ट है वो इंडिया का कवर करता है। तो वी विल समटाइम्स हैव टू यूज द टर्म मिडाइवल, बट फॉर अस इट सिंपली मीन्स द पीरियड ऑफ 11th to 17th सेंचुरी। तो इंडिया के लिए जो मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, जो पीरियड है, वो हमारा 11th से 17th सेंचुरी के बीच का पार्ट है। ऑल्सो ये टेपिस्ट्री ऑफ द पास्ट के जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे, तो वी हैव ट्राइड टू कीप एज फ्यू डेट्स एज पॉसिबल। जितनी कम डेट्स हमें रिमेंबर रखनी, उतनी हम कोशिश करें कि कम डेट्स को रिमेंबर करें, ऐसा उनका कोशिश था। एंड ओनली दोज दैट मार्क इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स, एंड जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है लाइक 1206 में दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड 1498 के अंदर हमारा फर्स्ट यूरोपियन का अराइवल हुआ इन द इंडिया इन 1498 लाइक पोर्चुगीज का, ठीक है? तो यू विल फाइंड इट हेल्पफुल टू कीप रिविजिटिंग द टाइमलाइंस इन दोस चैप्टर्स। तो हम इन चैप्टर्स में जो हम टाइमलाइन देखते हैं उसके ऊपर बार बार रिविजिट करके हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। हम मैप्स को भी बार बार देखेंगे एंड दे विल हेल्प यू टू विजुअलाइज द ज्योग्राफी, जो यहाँ की आर्मीज, यहाँ के कॉमन पीपल, यहाँ के ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और स्पिरिचुअल फिगर्स को दर्शाएंगी और दिखाएंगी, ठीक है? चलो देखो, हमने 1498 यानी अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज तक हमने देख लिया था। फिर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, ठीक है? पानीपत में फर्स्ट बैटल हुई बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड द फर्स्ट मुगल एम्पर लाइक बाबर। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में फाइट होती है एंड बाबर जो है यहाँ पे विक्टोरियस होता है एंड मुगल एम्पायर की जो शुरुआत है वो 1526 यानी 1526 से स्टार्ट हो जाती है। फिर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन अकबर एंड हेमू, ठीक है? अकबर एंड हेमू के बीच में होती है एंड अगेन वहां पे मुगल एम्पायर जो है विक्टोरियस होता है एंड वो विक्ट्री करता है। फिर 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा होती है जहां पे विजयनगर जो डिस्ट्रिक्ट एम्पायर है जो कि साउथ इंडिया का पार्ट है उसको इन्वेड करते हैं और थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप एंड यहाँ पे महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ता है अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट होती है जहाँ पे अहम अहोम जो है मुगल्स को डिफीट कर देते हैं। फिर हमारा 1699 में फॉर्मेशन होता है खालसा, गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पे खालसा सेक्ट जो कि सिखिज्म का काफी इंपॉर्टेंट सेक्ट है, खालसा सेक्ट, उसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। फिर हमारा 1754 में हमारा मराठा जो है वो दिल्ली को कंट्रोल कर लेते हैं, मान ली अपने आप को स्टेब्लिश कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1707 में औरंगजेब जो लास्ट मेजर मुगल एम्परर था उसकी डेथ हो जाती है एंड फिर इसके बाद 1707 से लेके हमारा 1757 तक का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। एंड यहाँ पे जो रूलर्स आते हैं वो काफी ज्यादा वीक रूलर्स आते हैं मुगल एम्पायर में एंड जिसकी वजह से होता क्या है कि फॉरेन इन्वेजन्स काफी ज्यादा होते हैं। एंड इसी के साथ 1754 में मराठा एम्पायर जो है दिल्ली को दिल्ली पे अपने कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेता है। बट थोड़े ही समय बाद जब नादिर शाह का एंड हमारा अहमद शाह अब्दाली का इन्वेड होता है तो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में एक फाइट होती है जिसको हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड उसके अंदर जो है अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगानिस्तान का रूलर होता है वो जो है यहाँ पे विक्टोरियस होता है अगेंस्ट द मराठा एम्पायर एंड ये दर्शाता है कि जो हमारा इंडिया है वो अब एक इन्वेड करने के लिए प्रॉपर जगह है बिकॉज यहाँ के रूलर्स अब इतने ज्यादा सक्षम नहीं है, इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है एंड वहीं से शुरुआत होती है
ब्रिटिशर्स का इंडिया पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना, क्योंकि वो देख लेते हैं कि मराठा एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा स्टैब्लिश नहीं हो सकता और इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ऑल्सो अहमद शah अब्दाली आया था फॉर द पर्पस ऑफ लूट, बट अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना ब्रिटिशर्स ने चालू कर दिया था। एंड देखते हैं कि 1799 में सिख एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट होता है पंजाब वाले रीजन में। तो ये एक टाइमलाइन थी जिससे हमें काफ़ी सारे इवेंट्स जो मिडेवल इंडिया के थे वो देखने को मिलते हैं और समझ आते हैं। ठीक है? बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज इन ट्रांसक्राइबिंग द पर्शियन स्क्रिप्ट, जो पर्शियन स्क्रिप्ट है उसको ट्रांसक्राइब करना यानी कन्वर्ट करना इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और इन रोमन स्क्रिप्ट, you will find some alternative spellings in the parentheses here and there। सब कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे। फॉर इंस्टेंस जो खलजी है और खिलजी है आर द सेम, यानी आप KHALJI बोलो या KHILJI बोलो, खिलजी और खलजी एक ही एम्पायर को दर्शा रहे हैं, बजाय कि थोड़ा बहुत स्पेलिंग में ऊपर नीचे है। ठीक है? Similarly, we use here now standard spelling of Mughal spelling, but alternatives to MUGHUL ये भी बोल सकते हो, मुगल भी बोल सकते हो, and still sometimes confusion होती है, but generally MUGHAL यानी हम ये वाला जो है वो वर्ड यूज करते हैं मुगल के तौर पे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टर्किक, टर्किक मतलब जो तुर्की के पर्सन होंगे वहां का। ठीक है? तो रेफर्स टू पीपल लैंग्वेजेस, वहाँ के कल्चर और वहाँ की हिस्टोरिकल हिस्ट्री एसोसिएटेड जो है वहाँ के रीजन से, टचिंग अक्रॉस द सेंट्रल एशिया ऑल द वे टू द टर्की एंड द साइबेरिया। तो वहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं तुर्की लैंग्वेज। ठीक है? तो टर्की सेंट्रल एशिया से लेकर टर्की तक और साइबेरिया रीजन तो रशिया का जो पार्ट है वो रीजन जो है हमारा तुर्किक रीजन है। तो कह सकते हो कि एक नया एरा जो है इंडिया की जर्नी बिगेन होती है अराउंड 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में हम कह सकते हैं कि जो 1098 एडी के अराउंड हमारा कह सकते हो इन्वेजन्स होते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स जो है वहां पे खाइबर पास से इन्वेजन्स होते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेड करते हैं, जिसने क्या किया रीशेप करा इंडिया के पॉलिटिकल मैप को। यानी यहाँ पे कुछ और डायनेस्टीज स्टैब्लिश थी, बट उनके यहाँ पे इन्वेड करने के बाद नई नई डायनेस्टीज का और कह सकते हो मेजरली दिल्ली सल्तनत का जो स्टैब्लिशमेंट है वो यहाँ पे होता है। नो डाउट इंडिया जो है मच वॉरफेयर अर्लियर पीरियड्स में देख चुका था, और हमने एंशियंट पीरियड में बहुत सारे वॉरफेयर बिटवीन द गुप्ता एम्पायर, बिटवीन द हर्षा एम्पायर एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है स्टैब्लिशमेंट होता रहा। फिर कन्नौज के ऊपर स्टैब्लिशमेंट करने के लिए गुजरात, पाला और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बीच में भी लड़ाई होती थी। तो ये हम वॉरफेयर जो है ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ठीक है? बट द स्पीड जो इन्वेजन्स का रहा फ्रॉम द पीपल आउटसाइड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है? तो मैनी ऑफ द इन्वेडर्स जो सेंट्रल एशिया से आए थे वो तुर्किक और अफगान के थे, जो हमने रीजन अभी डिस्कस किया कहाँ का रीजन है। कह सकते हो कि दे वर ड्रॉन टू इंडिया नॉट ओनली फॉर रेप्यूटेड रिचेस, यहाँ पे यहाँ की जो सोना है, यहाँ पे जो कह सकते हो कि वेल्थ है, उसको आकर्षित होकर यहाँ पे वो लोग आए थे, और उनका टेरिटोरियल एम्बिशंस भी था, बल्कि यहाँ पे कब्जा करना भी, उनकी जमीन को कब्जा करना भी उनका एक एम्बिशन रहा, but also often to spread by force of violence if necessary their versions of their religion। तो कभी कभी वो अपने आप को स्प्रेड करना चाहते बाय यूजिंग ऑफ फोर्स। ठीक है? हम एक्सप्लोर करेंगे इन दिस चैप्टर एवर चेंजिंग लैंडस्केप 13th सेंचुरी के बाद से। ठीक है? हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 13th सेंचुरी के बाद से किस तरीके से जो है फॉरेन इन्वेजन यहाँ पे रहे और स्टेब्लिशमेंट हुआ दिल्ली सल्तनत का। तो इसमें देखना आप, इस इमेज में आपको दिखेगा। ठीक है? तो ब्लू वाला जो एरिया है, ये हमारा जो ब्लू वाला एरिया है ये हमारा लोधी डायनेस्टी है। ये जब दिल्ली सल्तनत यहाँ ही थी तो वहाँ की लोधी डायनेस्टी यहाँ तक स्टैब्लिश थी। फिर हमारा जो ग्रीन वाला एरिया है, सॉरी, ये वाला जो है ये तुगलक डायनेस्टी है, ये हमारी तुगलक डायनेस्टी है।
ठीक है, देख सकते हो कि बाद में उन्होंने पूरा यहाँ तक एस्टेब्लिश कर लिया था तुगलक डायनेस्टी ने। ठीक है, एंड फिर ये हमारा इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो डॉट से मार्क, लाइक ग्वालियर, जयपुर, और यहाँ पे जाजनगर, कोणार्क, दौलताबाद, जूनागढ़। ठीक है, और उसके बाद ये होयसला टेरिटरीज है, ये वाली हमारी ईस्टर्न गंगा टेरिटरी, ये है हमारी ईस्टर्न गंगा टेरिटरी। यहाँ पे नरसिम्ह देव जो थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा 13वीं सदी से 15वीं सदी तक का जो टाइम पीरियड रहा। ठीक है, वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स थे उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे कौन सी रीजन में जो है एम्पायर्स का यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हो रखा है। एंड ये 613 टू 15 सेंचुरी के बारे में हमें दर्शा रहा है, और इसको ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टेरिटरीज दिखा रहा है तुगलक की और लोधीज की। ठीक है, एक रीजनल पावर जो कि साउथ और ईस्ट इंडिया में थे। फिर यहाँ पे देखना इमेज है हमारी, वापस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की इमेज दिखा रखी है। ठीक है, ये कुतुब मीनार देखो 5 स्टोरी बिल्डिंग है। अब मैं बताता हूँ कुतुब मीनार बनवाया किसने था। दिल्ली सल्तनत में कह सकते हो जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, इसको बनवाया था, बनाने की कोशिश की थी, और पूरा नहीं बना पाया था, पूरा इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, एंड ये बनाया था इन द रिमेम्बरेंस ऑफ कुतुबुद्दीन, कह सकते हैं बख्तियार काकी, एक फेमस उस टाइम के उनके बहुत ही फेमस एक प्रीस्ट थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रिमेम्बरेंस में उन्होंने ये बनवाया था। तो स्टार्टिंग जो की थी वो की थी दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि स्लेव डायनेस्टी का एक मतलब स्लेव था, क्योंकि उसने अपनी जब डायनेस्टी स्टार्ट की थी तो उसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद इसको इल्तुतमिश ने, स्लेव डायनेस्टी में ही इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये जो है ये कुतुब मीनार है, अ सेक्शन ऑफ द कुवत उल इस्लाम माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क, जो दिल्ली की कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है। और राइट साइड पे हमारी जो कुवत इस्लाम मॉस्क है, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, अर्ली 13 सेंचुरी में, और इसको कंप्लीट किया था लेटर सुल्तान्स ने। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो पत्थर पे चीजें लिखी जाती हैं उसको इंस्क्रिप्शन कहेंगे। जो मटेरियल्स बताता है 27, यहाँ पे 27 डिस्ट्रॉयड हिंदू और जैन टेम्पल्स के बारे में बताया जाता है इन द कंस्ट्रक्शन, सम ऑफ विच कैन बी सीन हियर। यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। अब हम देखेंगे राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, किस तरीके से जो हमारा दिल्ली सल्तनत है वो किस तरीके से उसका राइज हुआ एंड फिर उसका फॉल किस तरीके से हुआ, वो हम समझते हैं। देखो, हम अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, सल्तनत का मतलब क्या है? सल्तनत, आपने सल्तनत भी नाम सुना होगा, किंगडम की बेसिकली बात होती है। तो ये एक इस्लामिक टर्म है, सल्तनत बोलते हैं टेरिटरी रूल्ड बाय सुल्तान, यानी कि जो टेरिटरी सुल्तान रूल करते हैं उसको सल्तनत बोलते हैं। अ टाइम दैट सम मुस्लिम रूलर्स अडॉप्टेड, और इसको मुस्लिम रूलर्स ने अडॉप्ट किया था अपने टाइम पीरियड। तो उसको वो सल्तनत, अपने आप को सुल्तान और अपनी सल्तनत को मतलब अपने किंगडम को सल्तनत बोलते थे। तो ये हुआ था 1192 जब किंग पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया गया था बाय द नॉर्थ वेस्टर्न इन्वेडर्स। ठीक है, द सल्तनत सॉ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज। तो ये जो सल्तनत था इसने 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज को देखा, ऑफ तुर्किक अफगान ओरिजिन, यानी टर्की और अफगान वाला जो एरिया है वहां से 5 डायनेस्टीज वन बाय वन आती गई। ममलुक्स, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, फिर खिलजीस यानी खलजीस, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधीस। यानी कि स्लेव, खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी, इन्होंने 1192 से लेके 1192 से लेके 1526 तक जो है यहाँ पे अपने दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया। इस टाइम पीरियड में 1192 से 1526 तक अपने आप को दिल्ली सल्तनत में स्टैब्लिश करके रखा। ठीक है, तो कह सकते हो कि सर्टेन जो पार्ट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के, वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली का जो एरिया है वो कंट्रोल हो गया दिल्ली सल्तनत में।
ऐसा नहीं कि पूरा नीचे तक जो साउथ इंडिया है मतलब पूरा आ गया, कुछ ऊपर का हिस्सा जैसे अभी हमने देखा था ब्लू वाला एरिया, एंड फिर तुगलक के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था एम्पायर, अराउंड डेक्कन एरिया तक एक्सपैंड हो गया था। तो कह सकते हो कि वो एम्पायर पूरा बड़ा है। तो नेबरिंग किंगडम्स सच एज ईस्टर्न गंगास इन द ईस्ट और होयसलास इन द साउथ, उस टाइम पे ईस्टर्न जो गंगा वाला एरिया है वहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? होयसलास, ठीक है? ईस्टर्न गंगा और होयसलास जो है साउथ में रूल कर रहे थे। एंड इट्स एडवांस एंड आल्सो emerged thriving centers of art, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इमरजेंस हुआ। ओके, तो जो सिटी है दिल्ली की, इसको हम एज्यूम करते हैं एज अ बिगर रोल इन पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यानी दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना ऑफ रीशेपिंग द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। मतलब कह सकते हो कि दिल्ली एज अ सेंटर जो था वो रिसोर्सेज के बहुत ज्यादा करीब था और इन्वेजन्स के बहुत ज्यादा करीब था दिल्ली, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट से डायरेक्टली जब कोई आएगा तो दिल्ली पे ही आएगा। तो सल्तनत का जो पीरियड था वो मार्क करता है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, बिकॉज स्लेव, खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी उनके ही कह सकते हैं सक्सेसर आते रहे और अपने आप को स्टैब्लिश करते रहे, उनके कंबाइंड एफर्ट्स विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, जिन्होंने उन्होंने विलेजेस को रेड करा और सिटीज को रेड करा और लूट लूट मार मचाई, प्लंडर करा और उन्होंने डिस्ट्रॉय करे हमारे टेम्पल्स को, हमारे सीट्स ऑफ लर्निंग को, जो नालंदा यूनिवर्सिटीज है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया ताकि ये अपने हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके अपने आप को सुपीरियर स्टैब्लिश कर पाए। ओके, तो सक्सेशन जो है, ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सुल्तान, यानी जब नए नए सुल्तान, नए नए रूलर्स यहाँ पे आते थे दिल्ली सल्तनत में, तो कह सकते हो कि ऑफर वो वायलेंट होते थे अगेंस्ट द अदर किंगडम्स। दूसरे किंगडम के प्रति वो लोग लड़ाई में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। ऑलमोस्ट दो सुल्तान जो आए आउट ऑफ थ्री, उन्होंने पावर सीज करी और एलिमिनेट करा प्रीडिसेसर्स को, अपने पुराने वाले को हरा के, उनको हटा के अपने आप को, ठीक है, स्टेब्लिश करा। सो दैट सुल्तान की एवरेज रेन वॉज हार्डली मोर देन 9 ईयर्स। तो कह सकते हो कि एवरेज जो एक सुल्तान रूल करा वो ज्यादा से ज्यादा एवरेज अगर देखा जाए तो 9 साल 10 साल तक रूल करा, इससे ज्यादा नहीं कर पाया, बिकॉज सक्सेसर आते थे अपने पुराने वाले को मारते थे, किल करते थे अपने प्रीडिसेसर्स को एंड अपने आप को फिर स्टैब्लिश करते थे। इसीलिए कोई स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं थी इसमें, ठीक है? जैसे मुगल पीरियड में आप देखते हो काफी लंबे समय तक स्टेबिलिटी थी, बट दिल्ली सल्तनत में वो स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। ये अलाउद्दीन खिलजी ने एक कॉइन को इशू करा है, ठीक है? एंड देखो यहाँ पे कॉइन है जो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने किया है। एक इंस्क्रिप्शन है सिकंदर सैनी और द सेकंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन। तो उन्होंने इस कॉइन पे अपने आप को टाइटल दिया है सिकंदर सैनी, ठीक है? सिकंदर सानी का मतलब अलेक्जेंडर के बाद दूसरा रूलर जिसने ज्यादा एरिया को कैप्चर करा है वो है अलाउद्दीन खिलजी। वो ये दर्शाना चाहते हैं और वो अपने आप को टाइटल देते हैं सेकंड अलेक्जेंडर, ठीक है? अपने आप को टाइटल देते हैं सेकंड अलेक्जेंडर। एट द टर्न ऑफ 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं एक मिलिट्री कैंपेन। आपने बहुत ही फेमस मूवी है पद्मावत, वो डेफिनेटली देखी होगी। तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इन्वेड करता है, ठीक है? तो वही यहाँ पे स्टोरी बताई गई है। तो मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करते हैं काफी सारे लार्ज नॉर्थ एरिया में और सेंट्रल इंडिया में, सैकिंग, प्लंडरिंग मेनी सिटीज, लूट मार मचाते थे ये लोग, ठीक है? एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन्स। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मुगल मंगोल फोर्सेस जो है वो भी इंडिया में आना चाहती थी, तो उसको काउंटर कर रहे थे अलाउद्दीन और इन्होंने उसको रोका, ठीक है? एंड उन्होंने वास्ट मंगोल एम्पायर जो ऑलमोस्ट एशिया में फैले हुए थे उनको रोकने की कोशिश की। इनके टाइम पे वो इन्वेड नहीं कर पाए थे। फिर स्लेव, उनका एक स्लेव था जिसका नाम था मलिक कफूर, ठीक है? उनका एक स्लेव था, एक गुलाम था, अलाउद्दीन का एक गुलाम था मलिक कफूर, ठीक है? और उन्होंने उसको अपने आर्मी का जनरल बना रखा था, जिसने दिल्ली सल्तनत को ज्यादातर एरिया में एक्सपेंड किया, लाइक साउथवर्ड, ठीक है? और उन्होंने साउथ में काफी सारे किंगडम्स को एक्वायर किया, उनकी वेल्थ को प्लंडर करा। प्लंडर क्या करा? उनकी वेल्थ को चोरी किया,
लूट मार मचाई वहां पे, जिससे फाइनेंस जो थे दिल्ली सल्तनत के वो एनॉर्मस थे। जिससे दिल्ली सल्तनत के जो फाइनेंस थे, बिकॉज आप लूट कर रहे हो किसी की वेल्थ टेरिटरी को लूट लूट रहे हो, तो उससे आपकी खुद की सल्तनत के पास एनॉर्मस वेल्थ आ गई। मिलिट्री अपरेटस भी इनका स्ट्रांग हुआ। उन्होंने अटैक करे हिंदू सेंटर्स को, सच लाइक श्री रंगम, मदुरई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। ये सभी हिंदू डोमिनेटेड किंगडम्स थे, एंड इन्होंने इसको इन्वेड करा और यहाँ की जो एनॉर्मस वेल्थ थी उनको लूट के ले गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू थिंक दे वर नीडेड टू मेंटेन एन आर्मी एंड वेज इन वॉर इन दोज डेज। तो बेसिकली कौन से ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज थे जो ये लोग इन्वेड करते थे और लूटते थे। क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? बेसिकली देखो, हो सकता है रिसोर्स खजाना और हीरे जवाहरात, सोना चांदी। यही बेसिकली जो रिसोर्स थे, इनको ये लूटते थे बिकॉज इनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती थी। Discuss in groups the various types of expenditure involved for weapons or food for soldiers to animals, जो कि वॉरफेयर में रोड कंस्ट्रक्शन में लगते थे। तो ये पैसा कहाँ लगाते थे लोग? अपनी आर्मी में, नए नए वेपन्स खरीदने में, नए नए सोल्जर्स को रिक्रूट करने में, और अपने तलवार भाले और अपना जहाँ पे भी ये ट्रेवल करेंगे रोड का कंस्ट्रक्शन, इन सभी में ये सारा जो अपना पैसा था ये लगाते थे, बिकॉज इनको एक्सपेंड करना होता था। फ्यू डिकेड्स यानी कुछ कह सकते हो दशकों बाद, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी की कह सकते हो कि रूलर बने, जिन्होंने दिल्ली को रूल करा और एक्सपेंड करा दिल्ली सल्तनत की टेरिटरीज को फर्दर। तो ये जो रूलर्स थे, स्लेव, फिर खिलजी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, एंड फिर लोधी डायनेस्टी, एंड ऑफ द लोधी डायनेस्टी, मतलब इनके डायनेस्टी के बीच में भी काफी सारे चेंजेस हुए। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के फादर थे फिरोज शाह तुगलक, एंड उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक बने। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कहा जाता है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन्होंने अपने जो फादर है उनको मरवा दिया था। अब ये सच है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बंगाल वाले एरिया को कैप्चर करा था इन द पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इनके फादर थे और वो रूलर थे। तो उन्होंने कहा कि आप बंगाल वाले एरिया को कैप्चर करो, मतलब वो एरिया मेरे को प्रॉपर्ली याद नहीं है, बट बंगाल वाला एरिया जो था उनको कैप्चर करने को बोला। तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने फादर को बोला कि आप यहाँ पे आइए और मैं आपका ग्रैंड वेलकम करूंगा। तो ग्रैंड वेलकम करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक रिवर थी, रिवर को क्रॉस करने के लिए इन्होंने एक ब्रिज बनवाया, मतलब रिवर नहीं थी, कह सकते हो कि एक ब्रिज बनवाया लकड़ी का, जिसके ऊपर वो एक चल के आएंगे, एक ऐसा उनको उनको मतलब उनके लिए बनवाया, अपने फादर के लिए। बट क्या हुआ, जब वो चल के आ रहे थे तो वो ब्रिज टूट गया, एंड उनके फादर जो है वहां मर गए। एंड उसके बाद इन्होंने अपने आप को एज अ रूलर स्टेब्लिश कर लिया। तो ऐसी एक कहानी है, अब ये सच है कि नहीं, बट ऐसी कहानी बोली जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर को मरवा दिया था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है मौर्यन एम्पायर के बाद, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक डायनेस्टी ने अपने आप को इतना लार्ज एरिया में एक्सपेंड किया था। मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नाउ अंडर द वन रूलर। ठीक है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो एक वन रूलर के अंडर आ गया था। ऑल दो कह सकते हो जो डोमिनेंस थी वॉज सिग्निफिकेंट, बिकॉज इन्होंने प्रूव किया था शॉर्ट, बट ये प्रूव शॉर्ट लिव थी। डोमिनेंस काफी अच्छी थी क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एरिया को कैप्चर करा, बट ज्यादा समय के लिए नहीं किया, बिकॉज उसके बाद लोधीस का रूल यहाँ पे आ गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक काफी एम्बिशियस रूलर था, काफी एम्बिशियस, और उन्होंने अपने काफी एम्बिशियस स्कीम्स को भी किया, बट इनके पांचों के पांचों एक्सपीडिएंट जो थे वो फेलियर थे, बिकॉज इन्होंने जो भी प्रिडिक्ट किया कि हम ये करेंगे वो और ये करेंगे ये करेंगे, वो सब में ये फेल रहे, बट दे वर ऑफन पुअरली एग्जीक्यूटेड। देखो, काफी एम्बिशियस थे और ये काफी एबल रूलर्स भी थे, एबल रूलर भी थे, काफी सारी लैंग्वेजेस का भी इनको ज्ञान था, बट इनके जो भी इन्होंने पॉलिसी अपनाई और एक्सपीडिशन स्टार्ट करे वो इनमें ये फेल हुए। ठीक है, पुअरली एग्जीक्यूट किया इन्होंने, बिकॉज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ इनका। वन सच मूव वाज चेंजिंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ठीक है, जिसको हम देवगिरी भी कहते हैं, जो कि प्रेजेंट डे संभाजी नगर यानी महाराष्ट्र वाले रीजन में है। तो इन्होंने क्या किया, जब इनका एम्पायर जो है एक्सपैंड हो गया दिल्ली से लेके साउथ इंडिया के डेक्कन तक, तो इन्होंने सोचा
कि दिल्ली जो है नॉर्थ में है और देवगिरी जो है हमारा साउथ में है, तो वहाँ पे दिल्ली से उसको रूल करना पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो जो कुछ बीच के किंगडम्स हैं, उनको भी रूल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा दिल्ली से। तो इन्होंने क्या करा, अपनी पूरी आर्मी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ये लेके दौलताबाद चले गए। बजाय ये सोचे कि वहाँ पे रिसोर्सेज़ कैसे हैं, वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये सब उन्होंने सोचा नहीं और ये अपने आप को लेके चले गए वहाँ। तो मैं अगर मैप पे दिखाऊँ आपको, ठीक है? कुछ इस तरीके का मैप है हमारा, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा मैप है, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा, ये जो है हमारा, ये जो दिल्ली वाला रीजन है, ठीक है? ये दिल्ली वाला रीजन है और ये हमारा अराउंड यहाँ पे मानते हैं हम इसको दौलताबाद है। ये हमारा दौलताबाद है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली से अपनी कैपिटल को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। बट दिक्कत ये हुई कि ये जो एरिया था पूरा इनके कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, ये एरिया इनके पूरे कंट्रोल में आ गया था। बट इनको ये नहीं पता था कि दिल्ली जो है एक सेंटर पावर है। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेजन होता है तो वहां से ये अपने आप को बचा सकते हैं। ऑल्सो जब ये यहाँ पे दौलताबाद शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे इनको मेजर प्रॉब्लम जो देखनी पड़ी वो थी स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, जो कि अबेंडेंट पानी दिल्ली में था, यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी थी। तो इनकी आर्मी को, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे रहने में पहली बात तो बहुत दिक्कत हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ इन्वेजन्स यहाँ पे देखने को मिले, तो जब ये यहाँ पे थे तो उसको यहाँ से काउंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था इनके लिए, ठीक है। तो इनका जो ये एक्सपीडिशन था कि हम अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं दिल्ली से दौलताबाद, ये एक कंप्लीट फेलियर रहा, ठीक है। एंड कुछ रीजंस और थे जो अभी हम देखते हैं, या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से ये कंप्लीट फेलियर था। तो परहैप्स ही थॉट इट्स मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफर बेटर कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। जैसे मैंने बोला दौलताबाद एक सेंट्रल लोकेशन में आ रहा है पूरे इंडिया को, तो इनको लगा कि मैं अच्छे से एम्पायर को यहाँ से रूल कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो पीपल थे वो फोर्स टू ट्रेवल 1000 किलोमीटर इनको ट्रेवल करना पड़ा, कुछ सालों लगे इनको। और हिज प्लान मिस फायर्ड, ही शिफ्टेड कैपिटल बैक टू दिल्ली। तो उन्होंने जो मैंने प्रॉब्लम बताई कि पानी की प्रॉब्लम थी, उसके बाद रोड अच्छे नहीं थे तब भी इनको ट्रैवल करना पड़ा इतना दूर तक, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में इन्वेजन होने लगे, तो यहाँ से काउंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इनको वापस दिल्ली में वापस शिफ्ट करना पड़ा, तो ये एक इनका मेजर फेलियर था। तो बोथ ट्रांसफर्स रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस। तो ट्रांसफर की वजह से लोगों में काफी लोग मर भी गए इस आने जाने में। दूसरा इंस्टेंस जो है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तो इन्होंने क्या करा, इनका एक और एक्सपीडिशन जो था, टोकन करेंसी को इन्होंने स्टैब्लिश, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। उस टाइम पे कॉपर के कॉइन्स चलते थे, ठीक है। इन्होंने गोल्ड के कॉइन्स इशू कर दिए। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जिसको भी चाहिए गोल्ड का कॉइन, अपना कॉपर का कॉइन, सॉरी सॉरी शायद आई थिंक गोल्ड का कॉइन था, और इन्होंने कॉपर का कॉइन कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। गोल्ड का कॉइन ऑलरेडी था, इन्होंने कॉपर का कॉइन, एक बार देख लेते हैं। वेयर चीप कॉपर कॉइन्स वर डिक्लेयर टू बी टोकन्स एंड हैव द वैल्यू ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। हाँ ठीक है, वही वही चीज है। गोल्ड का कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में था, इन्होंने कॉपर का कॉइन इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, कॉपर का कॉइन इंट्रोड्यूस किया। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जब उन्होंने कॉपर के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि जो एग्जिस्टिंग सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स हैं आप उनको किंगडम को वापस कर दो और उसके बदले कॉपर के कॉइन्स ले लो, तो लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा। क्यों? क्योंकि कॉपर के कॉइन और गोल्ड के कॉइन की उन्होंने वैल्यू सेम कर दी थी, बट उनकी कमोडिटी वैल्यू अलग अलग है। मतलब गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है एंड कॉपर जो है इतना प्रीशियस नहीं होता, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस होते हैं। तो लोगों को यहाँ पे थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने क्या करा, बजाय कि गोल्ड का कॉइन वो वापस करे, वो क्या करते थे, गोल्ड को अपने पास चौक करने लग गए, गोल्ड के कॉइन्स को कन्वर्ट करने लग गए, पिघला के उसको
उसके ऑर्नामेंट्स बना दें या कुछ बना दिया गोल्ड या सिल्वर के। या कभी-कभी वो क्या करते थे, गोल्ड को घिस लेते थे। घिसने से क्या होता था, मेजर पोर्शन जो था गोल्ड का वो अपने पास इकट्ठा कर लेते थे एंड उसके बाद वो ले जाके उसको बदलते थे। तो एक अगेन एक फेलियर था ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कि उसने कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे और उनकी वैल्यू जो है गोल्ड के कॉइन्स के इक्विवेलेंट कर दी। तो लोग काउंटरफीट करने लगे। क्या करने लगे? बिकॉज़ देखो, ये उसका जो स्टेप था ये प्रोग्रेसिव था, क्योंकि टोकन कॉइन्स आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, ₹5 का सिक्का, ₹10 का सिक्का, ₹20 का सिक्का। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप था टोकन कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने का। बट जो उसका आइडिया था, प्रोग्रेसिव आइडिया जो था, मोस्ट ऑफ द करेंसी जो हम आज कर रहे हैं टोकन करेंसी है। लेकिन इस टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, ठीक है? और द ट्रेड एनकरेज पीपल टू काउंटरफीट कॉइन्स ऑल ऑफ व्हिच कॉज़ इकोनॉमी टू डिक्लाइन। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में डिक्लाइन हुआ, क्योंकि गोल्ड के कॉइन्स वापस आ ही नहीं रहे थे किंगडम के पास, ठीक है? और वो लोग इश्यू करे जा रहे थे, ठीक है? तो इससे क्या है, मतलब अभी मान लो किसी के पास कॉपर कॉइन है, वो ले जाके अगर दे देगा कॉपर का कॉइन, तो उसके बदले भी उसके गोल्ड का कॉइन वो दे रहे थे। तो एक तरीके का मतलब ट्रेड स्टार्ट हो गया कॉपर और गोल्ड का, ठीक है? और इतने सारे कॉपर के जो कॉइन्स थे वो किंगडम के बाहर पड़े थे, कोई इनको लेने वाला नहीं था। मतलब एक पहाड़ लग गया था कॉपर के कॉइन्स का, कोई लेने वाला नहीं था, ठीक है? तो एक इनका ये वाला एक्सपेडिशन भी फेल हुआ। अगेन लाइक कैपिटल को शिफ्ट करने वाला तो फेल हुआ ही, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, वो भी गोल्ड में, वो भी कॉपर में, वो भी फेल हुआ। ठीक है गाइस? तो ये जो सुल्तान थे और उनके जो कोर्ट थे वो एलीट थे और वो काफी ज्यादा लग्जूरियस पैलेसेस में रहते थे, किलों में, महलों में रहते थे। वहां पे एंजॉय करते थे अच्छी अच्छी क्लोथिंग, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और फाइन फूड। तो ये जो वेल्थ थी, ये लार्जली कहाँ से आती थी? प्लंडर से, यानी लूट से जो इन्होंने करी है फ्रॉम देयर मिलिट्री कैंपेन्स, और इन्होंने जो टैक्स लगाए हैं लोगों पे, और इन्होंने जो रीजन्स को कॉन्कर किया है, कॉन्कर्ड रीजन्स, ठीक है? और ऑल्सो ये स्लेव ट्रेड में विश्वास करते थे और स्लेव ट्रेड करते थे, गुलामों की सौदेबाजी, ठीक है? तो स्लेव ट्रेड ये लोग करते थे, जो भी ये लोगों को पकड़ते थे फिर उनका ट्रेड करते थे, एनस्लेव करते थे जो, जिससे क्या होता था, फ्री लेबर जो है इनको मिलती थी और ये काफी डिस्टेंट एरिया लाइक सेंट्रल एशिया तक इनको सोल्ड करते थे, बेच देते थे। बट प्लंडर जो है इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क्स, प्लंडर ने इनके ट्रेड नेटवर्क को अफेक्ट किया और इनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी अफेक्ट किया। ओके, तो दिस पीरियड आल्सो विटनेस न्यूमरस अटैक्स ऑन सेक्रेड और रेवर्ड इमेजेस, बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म एंड हिंदू टेम्पल्स। एंड इस डिस्ट्रक्शन की वजह से मोटिवेट नॉट जस्ट बाय प्लंडर बट आल्सो बाय इनकॉर्न क्लास, ठीक है, इनकॉर्न नो क्लास। इसका मीनिंग क्या होता है? ये पहली वर्ड मैं भी वर्ड सुन रहा हूँ, ठीक है? तो इनकॉर्न क्लास क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स ऑफ रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडोलेटर्स, ठीक है? तो इमेजेस को, मंदिरों में जो इमेज है, मूर्तियां हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने को आइकॉनोक्लाज्म कहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? प्लंडर करा और इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा किया इन्होंने। Why do we use the term image rather than common terms idol और icon? हम image को क्यों यूज करते हैं rather than idol और icon को यूज करें? क्या है कि जो later two terms हैं are considered pejorative in the context of Judaism, Christianity and Islam, whose orthodox sects condemn idolatry, ठीक है, और द वर्शिप ऑफ आइडल्स और आइकन्स। लाइक क्रिश्चियनिज्म, जुदाइज्म जो रिलीजन है, इस्लाम जो रिलीजन है, वो आइडोलेट्री यानी मूर्ति की पूजा करने में विश्वास नहीं करता। तो उनके लिए ये वर्ड आइडल, आइकन एक डेरोगेटरी टर्म है और वो इसको यूज नहीं करते। इसीलिए वो जनरली जो टर्म यूज करते थे वो इमेज यूज करते थे। इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट में आप देखोगे और अपने घर पे भी सुनते होगे, आप वर्ड यूज करते हैं मूर्ति, विग्रह और प्रतिमा, और रूप भी एज अ वर्ड स्टेब्लिश हो सकता है। तो ये क्या है? इमेज को डेजिग्नेट करने का एक नाम है जो इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। ऑफन हम स्टैच्यू भी इंग्लिश में यूज करते हैं फॉर द वर्शिप इन टेम्पल्स और होम्स। इंग्लिश में जो इमेज वर्ड है वो एक न्यूट्रल टर्म है, वो दोनों को दर्शाता है,
चाहे वो आइडल हो या चाहे वो एक इमेज हो, तो वो एक न्यूट्रल टर्म है। इसीलिए वो इमेज को जनरली यूज करते हैं एज कंपेयर टू इस आइडल वर्शिप, और आइडल और आइकन को नहीं यूज करते बिकॉज दे आर नॉट इन बिलीविंग ऑफ आइडल वर्शिप। देखो, कुछ जो सुल्तान थे उन्होंने जिजिया टैक्स इम्पोज किया था, और ये नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे लगता है। लाइक जिजिया टैक्स लाइक हिंदूज पे, जैन्स पे, बुद्धिस्ट पे, इनके ऊपर टैक्स लगेगा बिकॉज दे आर नॉट मुस्लिम। तो ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है उनको पे करनी पड़ती थी ऑफ बीइंग नॉन मुस्लिम। जिससे क्या है, ये क्यों लिया जाता था? ये इसलिए लिया जाता था क्यों, कि लोगों को बोला जाता था कि तुम्हारी प्रोटेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो हमें उसके बदले टैक्स दो। यानी जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने हिंदू लोगों पे टैक्स लगाया बिकॉज वो एक कन्वे कर रहे थे मैसेज कि हम तुम हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन का और एग्जम्पशन का फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस, क्योंकि तुम मिलिट्री में नहीं हो तो उसके भी बदले तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। प्रैक्टिस में डिपेंडिंग ऑन द रूलर, the discriminatory tax would be source of economic burden and public humiliation and formed a financial and social incentive for subjects to convert to Islam। तो ये एक उनका तरीका था कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करे, बिकॉज इस्लाम या मुस्लिम लोगों पे कोई टैक्स नहीं था। 14th सेंचुरी के एंड में तिमूर एक ब्रूटल टर्किक मंगोल एम्परर था और सेंट्रल एशिया का, और उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड करना चाहा और एक डिवास्टेटिंग अटैक दिल्ली पे किया। देन अ थ्राइविंग सिटी, उस टाइम पे काफी थ्राइव थी सिटी, मतलब काफी ज्यादा ट्रेड में और वेल्थ में बढ़ गई थी सिटी ये। और वो अपने मेमोयर्स यानी राइटिंग्स में लिखता है कि उसका टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था। एक था टू वेज वॉर विद द इनफील्ड्स एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इनफीडल्स। ठीक है, तो इनफीडल मतलब क्या? इनफीडल मतलब लिटरली समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ और फॉर रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, मिडिवल टाइम पे क्रिश्चियनिटी इनफील्ड्स वर मुस्लिम्स, पगान्स, मिडिवल इस्लाम इनफील्ड्स वर क्रिश्चियंस, और इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स। तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इन फीडल का मतलब वो था जो क्रिश्चियन नहीं है और क्रिश्चियन के अलावा वाले लोग, चाहे वो इस्लामिक लोग हों, चाहे वो हिंदूज हों, बुद्धिस्ट हो, जैन्स हो। तो तिमूर का जो था, उनका कह सकते हो कि एक वेज वॉर करना ऑन द इनफीडल्स लाइक इस्लामिक पीपल और द हिंदूज। अलॉन्ग विद दैट उसको प्लंडर करनी थी, वेल्थ लूट मचानी थी, और उसके लिए भी उसने ये सब चीजें की। उसने वॉर जो है यहाँ पे लगाई, लार्ज नंबर ऑफ लोगों को उसने मारा यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, काफी लोगों को मारा तिमूर ने और गुलाम बना के ले गया। एंड द सिटी वॉज लेफ्ट इन रियूइंस। ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा इसने डिस्ट्रक्शन किया। तिमूर जो सून है वहां इंडिया से चला गया, वो यहाँ पे लूटने आया था, वो एक लुटेरा था, और उसने यहाँ पे काफी चीजों को लूटा और बहुत ज्यादा प्लंडर किया, लीविंग चाउस बिहाइंड। और इन द आफ्टरमैथ बाद में लोधीज ने एमर्ज एज एस्टेब्लिश द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। लोधीज जो थे वो लास्ट डायनेस्टी जो है इंडिया में रही, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की। बाय देन however its territory had shrunk considerably in the face of increasing resistance from the other states and kingdoms from the within India। तो हमने जो मैप देखा था, तो तुगलक के टाइम पे काफी बड़ा एरिया जो था इंडिया का पार्ट था, बट लोदीज के टाइम तक आते आते वो ब्लू वाला एरिया जो था वो कितना श्रिंक हो गया था, बिकॉज अदर स्टेट्स लाइक मराठास तो नहीं थे उस टाइम पे इतना ज्यादा, और भी जो अलग अलग स्टेट्स थे उनको कहते हैं एडवांस करना था, अपने आप को स्टेब्लिश करना था। तो लड़ाई झगड़े की वजह से उनका जो एम्पायर था काफी ज्यादा श्रिंक हो गया था। ठीक है, तो हमने देखा ही था उसमें। अब हमने देखा कि किस तरीके से राइज हुआ। अब यहाँ देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर किस किसने रेजिस्ट किया। रेजिस्ट मतलब इनके खिलाफ चीजें की। ठीक है, तो अब बात करेंगे रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। थ्रू आउट इट्स रूल जो दिल्ली सल्तनत था उसने रेजिस्टेंस फेस करी फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स, वो फ्रॉम मैनी एरियाज ऑफ द इंडिया। While many kingdoms
फेल इनटू इट्स नेट, इट फेल्ड टू सबड्यू टू ईस्टर्न गंगा किंगडम। वो इनसे नहीं जीत पाए, ठीक है। ऑफ द कलिंगा, जो कलिंगा था अशोका के टाइम पे, जो कलिंगा वाला एरिया था वही वाला ईस्टर्न गंगा किंगडम है, जो आज के टाइम पे उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। वन ऑफ इट्स रूलर्स जो मिड 13th सेंचुरी में थे, उनका नाम था नरसिम्ह देव फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो इनको नरसिंह देव भी कहा जाता है। वॉज नोटेड फॉर मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो काफी ज्यादा मिलिटरली स्ट्रॉन्ग थे, उनकी मिलिट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एंड उनका कल्चरल ब्रिलियंस बहुत ज्यादा था। ही बॉड टू द किंगडम अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग मल्टीपल इन रोड्स ऑफ सल्तनत, ठीक है। उन्होंने सल्तनत के जो तरीके थे उनको कैप्चर करने के, उसको हमेशा से काउंटर अटैक करते रहे और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। तो उन्होंने डिफीट करे दिल्ली सल्तनत के गवर्नर को, जो बंगाल में थे। Partly to commemorate in victory, he built a famous सूर्य टेम्पल at कोणार्क, प्रेजेंट डे उड़ीसा। और अपनी विक्ट्री विक्ट्री जो उन्होंने जीता बंगाल के गवर्नर से और जीत हासिल की, उसको उन्होंने एक दर्शाने के लिए एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम था सूर्य टेम्पल, जो कि उड़ीसा कोणार्क में है। ये आपको राइट साइड पे जो इमेज दिख रही है, ठीक है, ये स्टैचू जो है नरसिम्ह देव फर्स्ट का है, जो अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं और बगल में उनके अटेंडेंट्स और म्यूजिशियंस उनका साथ दे रहे हैं। तो ये अपनी विक्ट्री दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसी स्टैचू बनवाया और सूर्य टेम्पल बनाया कोणार्क में। तुगलक के टाइम पे आ, मुसुनूरी नायकास, ठीक है, तेलुगु चीफ्स थे, तेलुगु जो चीफ थे वो थे, उनका नाम था मुसुनूरी नायकास। और उन्होंने 75 मोर चीफ्स ऑफ द रीजन को रैली किया, अटैक करा और एक कॉन्फिडरेंसी बनाई, जिससे उन्होंने डिफीट करे वहां के स्मॉलर प्रोविंसेस को। और उन्होंने कॉन्फिडरेंसी बनाई जो डिफीट करती है दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस को और मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को फ्रॉम द वारंगल, जो कि प्रेजेंट डे तेलंगाना का पार्ट है। यानी ये जो मंसूरी नायकास थे, इन्होंने अपनी 75 मोर चीफ्स को मिला के एक कॉन्फिडरेंसी बनाई, लोगों को मिलाया, एक छोटा सा एरिया बनाया और वहां पे मिलके इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को अटैक करा, काउंटर अटैक करा और वारंगल वाले एरिया जो कि प्रेजेंट डे तेलंगाना में है, वहां से उनको हटा दिया अराउंड 330 टू 336। तो डू यू थिंक इट वुड हैव बीन एन इजी टू ब्रिंग टुगेदर 75 लीडर्स इन दोज डेज? तो आपको क्या लगता है कि इजी रहा होगा 75 लीडर्स को साथ में लाना? तो डेफिनेटली ये मुश्किल काम रहा था, बिकॉज साथ में मिलाना बहुत मुश्किल काम था और फिर उनको अटैक करवाना दूसरे किंगडम को, ठीक है। ठीक है, तो वी मेंशन्ड अर्लियर अलाउद्दीन्स पुश टू साउथ, यानी उनका जो एक मिलिट्री कमांडर था मलिक कफूर, वो साउथवर्ड एक्सपेंड करता है मिलिट्रीली। तो उसने अटैक किए, सॉरी, साउथ अट्रैक्टेड बाय रिनोन्ड वेल्थ। तो साउथ में आपको पता ही है कि काफी सारी वेल्थ थी, गोल्ड सिल्वर ये सा, बिकॉज ऑफ ट्रेड। एट द टाइम वहां पे होयसलास का रूल था और वो सदर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे होयसलास का रूल था और मोस्टली कर्नाटका वाले रीजन में रूल कर रहे थे। उन्होंने काफी अटैक्स को फेंड ऑफ किया, मतलब बचा लिया अपने किंगडम को फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत, रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ। कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे होयसलास का टेम्पल, होयसलास का जो एरिया था, किंगडम था, वो एक मात्र ऐसा किंगडम था जो कि दिल्ली सल्तनत के कब्जे में नहीं था। हाउएवर जो ये वीकन हो गया these attacks and internal conflicts की वजह से, the Hoysalas kingdom declined and in the mid 14th century was absorbed into the Vijayanagar empire further south। बाद में, ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर का पार्ट बन गया बिकॉज ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये टूट गया एम्पायर और फिर ये विजयनगर एम्पायर का पार्ट बन गया। होयसलास ने एक, यहाँ पे इमेज देख सकते हो आप, होयसलास ने बिल्ड करवाया था एक मैग्निफिसेंट टेम्पल फॉर इंस्टेंस बेलूर में, ये बेलूर का पिक्चर है, और हेल बिडू में, ठीक है। ये वहां पे इन्होंने एक मैग्निफिकेंट क्या बनाया, टेम्पल बनवाया और एक इमेज बनवाई ये वाली। तो ये जो स्कल्पचर है, ये क्या करता है, ये नरेट करता है स्टोरी बिहाइंड द होयसलास एम्बलम। तो होयसलास का जो एम्बलम था उसकी स्टोरी को नरेट करता है। तो कन्नड़ में एक फोकलोर है, मतलब लोक चीज, लोक कह सकते हो, लोकगीत। तो वो रिकाउंट करता है स्टोरी ऑफ साला, अ यंग मैन जो कि लायन से लड़ा था।
सला एक पर्सन था जो कि एक यंग मैन था, एक लायन से लड़ा था और उसने अपने गुरु को बचाया था लड़के। तो गिविंग द डायनेस्टी इट्स नेम होयसला, यानी श्राइक, यानी उसका नाम फिर उसके बाद से होयसला पड़ गया। ठीक है? दिल्ली सल्तनत जो है उसने काफ़ी सारे रिबेलियंस, अपने इंटरनल रिबेलियंस, यानी वहाँ के राजाओं ने या वहाँ के लोगों ने उसके प्रति रिबेल किया हो, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा झेला फ्रॉम द इमर्जेंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत। तो जो बहामनी सल्तनत था, जो कि साउथ इंडिया का पार्ट था, फॉर इंस्टेंस, वो 14th सेंचुरी में राइज़ हुआ, उनका एम्पायर एक्सपैंड हुआ एंड उन्होंने डेक्कन के काफ़ी सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। पावरफुल सल्तनत ऑल्सो गुजरात में भी, बंगाल में भी और काफी अदर रीजन्स में एमर्ज हुए, जिसने एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अलायंस क्रिएट किया और फ्रीक्वेंट वॉर किए अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत। तो पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है राजस्थान वाले एरिया पे भी अटैक नहीं कर पाया बिकॉज सब लोग मिलकर उनके खिलाफ लड़ रहे थे। 15वीं शताब्दी में इट फेस स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम राणा कुंभा द रूल ऑफ मेवाड़। तो राणा कुंभा से उन्होंने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करी वहां के लोगों को, मतलब कह सकते हो राणा कुंभा ने उनके ऊपर अटैक किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर और अपने मेवाड़ किंगडम को हमेशा वहां से बचा के रखा उनसे। उन्होंने सक्सेसफुली रिपेल करा उनके इन्वेजन्स को, दिल्ली सल्तनत को। ठीक है? तो राणा का मतलब होता है एक टाइटल, कुंभा तो उनका नाम था, राणा एक टाइटल होता है। ऑफन जो है राजपूत किंग्स जो है वो यूज करते हैं राणा अपने नाम के आगे। ठीक है? तो हमें इतना समझ आता है। ठीक है? तो राणा कुंभा ने अपने एम्पायर को, मेवाड़ के एम्पायर को हमेशा से उनसे बचा के रखा दिल्ली सल्तनत के लोगों से। यहाँ पे देखो एक इमेज दिख रही है, ये कुंभलगढ़ फोर्ट है। ठीक है? जो कि अरावली हिल्स में है। कुंभलगढ़ फोर्ट देखो कितना ज्यादा मैग्निफिसेंट फोर्ट है ये, और कितने बड़े एरिया में है और ऊंचे एरिया पे है। एंड ये ड्यूरिंग द राणा कुंभा के टाइम का बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ जो फोर्ट है, ठीक है, ये राणा कुंभा ने बनवाया था 15वीं शताब्दी में अरावली हिल्स के ऊपर। ठीक है? अरावली हिल्स जो हमारे राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मतलब यहाँ से पास आउट करता है। ठीक है? अरावली हिल्स कह सकते हैं ओल्डेस्ट हिल है, ये ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली माउंटेन्स। ठीक है? अब वो जो कि टूट टूट के छोटी हो गई है, तो कह सकते हैं कि वो अब जो है हिल्स की फॉर्म ले चुके हैं। तो एक ये स्ट्रॉन्ग होल्ड सर्व करता है इन द ऑफ द रूलर्स ऑफ मेवाड़, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा फोर्ट बनवाया और अटैक करना इस फोर्ट को थोड़ा सा मुश्किल था। प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम था इन द सेंट्रल सदर्न पार्ट्स और राजस्थान में, और इसके अगल बगल फॉरेस्ट था और काफी संकरी घाटियां थी, स्लोप्स थी। इस फेमस फॉर इट्स मैसिव 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। एंड आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी दीवार 36 किलोमीटर की वॉल थी बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस थी इन द वर्ल्ड। ठीक है? तो इसको कह सकते हैं कि मार्वल था, आर्किटेक्चरल मार्वल जो था, इन्होंने राजपूत किंग्स ने बनाया था। ठीक है? हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करी, तो अब हम विजयनगर एम्पायर के बारे में भी बात करेंगे, जो कि साउथ इंडिया का एक प्रोमिनेंट एम्पायर था और काफी सालों तक, मतलब पूरा मुगल पीरियड बीत गया, विजयनगर एम्पायर जो है इंटैक्ट रहा और उसके ऊपर ज्यादा कुछ अटैक नहीं हुए। तो जो विजयनगर एम्पायर है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे पॉलिटिकली ग्रू हुआ, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा अनस्टेबल था, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था। और एक नया सेंटर ऑफ पावर जो है साउथ इंडिया में एमर्ज होके आया, जिसका नाम था विजयनगर। 14वीं शताब्दी में दो ब्रदर थे यहाँ पे, हरिसेन और बुक्का। क्या नाम था? आपने नाम काफी बारी सुना भी होगा इनका। हरिसेन और बुक्का जो थे, दो पावरफुल कह सकते हो ब्रदर्स थे, जिन्होंने इनिशियली क्या है, गवर्नर के तौर पे सर्व किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। एज अ गवर्नर सर्व किया था इस एरिया में। इवेंचुअली उन्होंने उसकी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को अपना राजा मानने से मना कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और एक इंडिपेंडेंट किंगडम को स्टैब्लिश कर लिया, दैट बिकेम सिग्निफिकेंट फोर्स इन सदर्न इंडिया। और एक सिग्निफिकेंट अपना किंगडम को स्टैब्लिश कर लिया, जो कि विजयनगर एम्पायर के नाम से बाद में बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ।
ये देखो एक इमेज है और ये सेक्शन शो करता है रियोन्स ऑफ विजयनगर सिटी, जो कि प्रेजेंट डे हम्पी कर्नाटका में है। और ये लार्ज बिल्डिंग जो है, ये विरूपाक्षा टेम्पल है। क्या नाम है ये टेम्पल जो है, इसका नाम है विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि हम्पी के अंदर है। ठीक है, ये अब तो ये थोड़ा बहुत टूट गया है क्योंकि इसको तोड़ दिया गया था, एंड बिकॉज ऑफ ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ना करने की वजह से, अच्छे से इसका ध्यान ना रखते हुए ये पीसेस में टूट गया और अब ज्यादा अच्छे से नहीं बचा। बट अभी भी ये विजयनगर एम्पायर की सिटी की हिस्ट्री को दर्शाता है। एक फेमस फोकलोर है, ठीक है, जो कहता है कि जो हरिहर और बुक्का थे, उन्होंने रिमार्केबल साइट देखा हम्पी में, कर्नाटका में, एक हेयर टर्निंग अराउंड एंड चेजिंग अ पैक ऑफ हाउंड्स सिंबलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ, करेज। तो एक इमेज जो है ये दर्शाती है अनएक्सपेक्टेड करेज और उनकी पावर और उनकी स्ट्रेंथ को। व्हेन दे रिकाउंटेड दिस इंसिडेंट टू देयर गुरु, अपने गुरु को उन्होंने बताया जिनका नाम था विद्य नारायण, उन्होंने इंटरप्ट करते हुए कहा ये एक सिंबल है रिजिलियंस का और ब्रेवरी का। ठीक है, ब्रेवरी का सिंबल है। और उन्होंने एडवाइस किया उनको कि स्टेब्लिश करो अपना कैपिटल उसी जगह पे जहां पे आपने ये इंसिडेंट किया। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर क्या है, बहमनी किंगडम है। बहमनी सल्तनत जो था उनका एक मेजर राइवल था। तो अगर मैं मैप पे बना के देखूं, ठीक है, तो साउथ इंडिया का ये जो मैप है अपना, ठीक है, ये हमारा है हमारा विजयनगर एम्पायर, एंड ये हमारा है, ठीक है, बहामनी किंगडम। एंड ये हमारा है विजयनगर एम्पायर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के राइवल थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, और इट इवेंचुअली फ्रेगमेंटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स कॉल्ड द डेक्कन सल्तनत। तो जो बहामनी किंगडम था वो फिर टूट गया और 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक था बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार, अहमदनगर और बिदार। नाम याद रखना है, ये याद रखने लायक है। बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार, अहमदनगर और बिदार। और इसके ईच जो रूलर थे वो अलग अलग थे, फॉर्मर गवर्नर थे, और इनको तरफदार भी कहा जाता था, जिन्होंने अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी थी। अपनी ऑटोनॉमी यानी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, तो कह सकते हो जो विजयनगर रूलर्स थे बैटल्ड विद द फर्स्ट टू, दो पहले के दो रूलर थे बहामनी किंगडम के, जो कि अब डिसइंटीग्रेट हो गया था, लाइक बीजापुर और गोलकोंडा, इनके साथ लड़ाई करी। एज वेल एज उनकी जो एज वेल एज विद द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा इन द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में गजपति रूलर्स के साथ भी इन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नाम सुना गजापति। तो ये जो टर्म है पति, ये टाइटल जो है ये क्यों लिया गया? ठीक है, तो पति मीन्स लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो ओडिशा में पति का जो वर्ड है उसका मीनिंग है लॉर्ड और मास्टर कहा जाता है। और कॉमनली इसको यूज किया जाता है काफी सारी मेजर रूलिंग डायनेस्टीज जो उस टाइम पे प्रेजेंट थी उनके द्वारा। ठीक है, और ये सिग्निफाई करता है पावर को और उनके स्टेचर को, उनकी स्टेटस को। ये जो विजयनगर किंग थे इनको नारापति भी कहा जाता है, और बहामनी सल्तनत रूलर्स इनको इनको अश्वपति कहा जाता है। मराठा रूलर्स को छत्रपति कहा जाता है। ठीक है, तो विजयनगर को नारापति और बहामनी की सल्तनत के पीरियड के लोगों को अवपति, अश्वपति, और इनको मराठास को छत्रपति। ईच टाइटल जो है रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ किंगशिप को और उनकी पावर को दर्शाता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखो इमेज है, ऊपर वाला जो है बहामनी किंगडम जो मैंने अभी मैप पे बना के दिखाया आपको, नीचे वाला हमारा विजयनगर एम्पायर है। ये बहामनी किंगडम है, ये ये विजयनगर एम्पायर है, ये बहामनी किंगडम है। एंड ये पांच पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। एक था बिरार जिसकी कैपिटल थी अचलपुर, फिर अहमदनगर, फिर बीजापुर, फिर बिदार, और फिर गोलकोंडा। फिर ये हमारा विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी, और एक जोन था कैलिकट, कोझिकोड भी कहते हैं। और ये वाला एरिया जो था उड़ीसा वाला एरिया था। ठीक है, और वहां पे जहाजनगर उनकी कैपिटल थी। ठीक है गाइस, गजपति का। ठीक है, तो हमने मैप तो देख ही लिया था ऑलरेडी, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में ये मैप हमारा है। तो किंगडम्स जो थे यहाँ के दक्कन के, और विजयनगर एम्पायर को हमने दर्शाया और देखा।
अब इनका नाम आपने सुना भी होगा, बहुत ही फेमस रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, कृष्णदेव राया। इनके ऊपर आपने काफी बारी सीरियल्स भी देखे होंगे, तेनालीरामा और ये सब देखते होंगे आप। तो कृष्णदेव राया जो थे काफी फेमस रूलर थे इन द 16th सेंचुरी, यानी अकबर के टाइम पे कह सकते हो कि अकबर का जो कार्यकाल चल रहा था, तो कृष्णदेव राय जो थे साउथ इंडिया विजयनगर एम्पायर के बहुत ही फेमस रूलर थे। ठीक है, तो 16th सेंचुरी में जो विजयनगर एम्पायर है वो अपनी पीक पे था। ठीक है, और उनके सेलिब्रेटेड रूलर थे कृष्णदेव राया, जो एक्सपेंड करते हैं, सिक्योर करते हैं अपनी एम्पायर की डोमिनेंस को डेक्कन रीजन तक, यानी वहां तक इन्होंने एरिया कैप्चर कर लिया। उनके रूल के दौरान एम्पायर ने मिलिट्रली भी बहुत ज्यादा अचीव करा और कल्चरली भी बहुत ज्यादा ग्रो किया। यानी मिलिट्रली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, उनकी आर्मी स्ट्रांग थी ही, साथ साथ उन्होंने काफी सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स लाइक मंदिर बनवाना और भी चीजें बनवाना उन्होंने की। उन्होंने काफी सारे पोएट्स को, स्कॉलर्स को, संस्कृत के, तेलुगु के, कन्नड़ को, उनको पेट्रोनाइज करा, यानी उनको अपनी सपोर्ट दिया। और ही हिमसेल्फ कंपाउंडेड एन एपिक पोयम तेलुगु में। ठीक है, क्या नाम है उसका? अमुक तमलयेडा, अमुक तलयेडा। ठीक है, तो थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा वर्ड है, तो ये अमुक्तमा, अमुक्तमा लेदा, एक ये इनकी राइटिंग थी कृष्णदेव राय जी की। इन्होंने किसके बारे में लिखा है? तमिल पोएट, और वो सेंट थे, अंदल नाम था उनका। इनके बारे में काफी अच्छी राइटिंग इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और वन सेक्शन ऑफ द वर्क इज राजनीति। ठीक है, रॉयल पॉलिसी, कि रॉयल पॉलिसी क्या होती है उसके ऊपर भी इन्होंने एक अपना रिटर्न वर्क लिखा है, वेयर ही एक्सपाउंडेड हिज आइडियाज ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी अच्छी गवर्नेंस किस तरीके से की जाए और किस तरीके से ये एम्पायर इतना फला फूला और इतने लंबे समय तक ये रूल करता है, उसके बारे में ये दर्शाते हैं। कृष्णदेव राया जी, ठीक है, प्रोवाइड ग्रांट्स टू मेनी टेम्पल्स। इन्होंने काफी सारे मंदिरों को पैसे दिए, दान दिया, इंक्लूडिंग तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति मंदिर, और विठल टेम्पल। ठीक है, इन हिज ओन कैपिटल विजयनगर, जो डिस्प्ले करता है मैनी ग्रैंड टेम्पल्स को। विजयनगर एम्पायर में अगर जाओगे साउथ इंडिया में, तो आपको काफी सारे ग्रैंड टेम्पल्स, मंदिर बड़े बड़े, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाएंगे, पैलेसेस दिख जाएंगे, मतलब बड़े बड़े महल दिख जाएंगे, और बिल्डिंग्स भी दिख जाएंगी। यहाँ पे ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो है ये है महामंडपा। ये इसको कहते हैं महामंडरा मंडपा और ग्रेट हॉल। मतलब जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो, किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करोगे, तो एक हॉल आपको दिखेगा जहाँ पे लोग बेसिकली बैठे होते हैं, एंड उसके बाद एक गर्भगृह दिखेगा जहाँ पे बेसिकली जो भगवान की इमेज है, मूर्ति है, वो वहां पे रखी होती है। तो ये जो मंडप होता है, महामंडप, इसको मंडप भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लोग बैठते उठते हैं। ठीक है, तो ये विठल टेम्पल का महामंडप है। नोट ये ग्रैंडियर और इनकी इंट्रिकेसी देखो, आर्किटेक्चर, यानी जो पिलर्स है, पिलर्स के ऊपर आप देखो कितना इंटीग्रेट वर्क किया गया है एंड दर्शाया गया है। आप अयोध्या में जो भी राम मंदिर बना है, उसका भी एक महामंडप देखोगे आप, वो भी बहुत बड़ा है और उसके अंदर भी काफी अच्छी कारीगरी की गई है। तो पर्टिकुलरली फाइनली स्कल्प्टेड मोनोलिथिक पिलर्स है। अब यहाँ पे मोनोलिथिक पिलर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन पिलर्स को बनाते टाइम इनको जोड़ा गया हो, जैसे हम दीवार बनाते हैं और ईंट 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 जोड़ जोड़ के दीवार बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल स्टोन है, मोनोलिथिक स्टोन है, एक सिंगल स्टोन है, उसको लाया गया और उसके ऊपर कारीगरी की गई, यानी कहीं से इसको जोड़ा नहीं है, एक सिंगल स्टोन है। ठीक है, their smaller columns give out different musical notes, hence their name musical pillars। ठीक है, और ये आवाज जब आप इसके ऊपर ऐसे खनक खनकाओगे, मारोगे इसके ऊपर, तो एक म्यूजिकल टोन निकलेगी। इस वजह से इसको हम म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं। तो कितनी कह सकते हो कि एडवांस इन्होंने नॉलेज उस टाइम के लोगों को थी। तो कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे वो भी विजयनगर एम्पायर आए फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, फॉर द ट्रेड पर्पस। तो पोर्चुगीज जो थे, ट्रेवलर्स थे इन पर्टिकुलर, वो वेरी वेल ट्रीटेड, उनको ट्रीट किया गया। जब पोर्चुगीज लाइक वास्को ड गामा 1498 में पहली बार कैलिकट में आए, तो वहां के जो रूलर थे जिनका नाम था समोरिन, जिसको जमोरिन एम्पायर भी कहते हैं, समूर्थी नाम था उनका, उन्होंने काफी अच्छे से उनका वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम भी किया उनका। ठीक है, तो उनका ग्रैंड वेलकम किया, उनको अच्छे से ट्रीट किया, एज दे केम टू सेल हॉर्सेस एंड द किंग डिड नॉट वांट देम टू गो एंड सेल दोस प्रीशियस हॉर्सेस टू एनिमी किंगडम्स। ठीक है,
तो वो नहीं चाहते थे कि वो जो किंगडम्स सेल करने लाए हैं हॉर्सेस को, वो कहीं और बेचे। वन ऑफ देम, डोमिंगो पेस, ठीक है, लेफ्ट अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन विजयनगर कैपिटल। तो डोमिंगो पेस जो थे, एक फॉरेन ट्रैवलर थे, वो यहाँ पे आके रहे और काफी समय तक रहे, ठीक है, और उन्होंने काफी डिटेल्ड रिकॉर्ड लिखे अपनी किताब में। और उनकी किताब का एक एक्सरप्ट है, यानी वहाँ की पन्ने के बारे कह सकते हो। उन्होंने क्या लिखा कि जो सिटी है, सीम टू मी एज लार्जेस्ट रोम, यानी ये सिटी इतनी बड़ी लगती है जैसे कि रोम की सिटी हो, काफी ब्यूटीफुल है। देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ ट्रीज विद इन इट, काफी सारे पेड़ हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, ठीक है, और गार्डन्स हैं, हाउसेस हैं, एंड मेनी कॉन्ड्यूट्स ऑफ वाटर विच फ्लो इनटू द मिडस्ट ऑफ इट, ठीक है, और पानी के जो झरने वाटरफॉल है वो, ठीक है, वो कह सकते हो फवारे जो, एंड इट प्लेसेस लेक्स है यहाँ पे, और यहाँ के जो लोग हैं वो काउंटलेस हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। दिस इज बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, और यहाँ की कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट सिटी है ये, मतलब माना जाए तो बेस्ट सिटी कह सकते हो। तो यहाँ के जो स्ट्रीट्स हैं, मार्केट्स हैं, वो लेड एंड ऑक्सेंस से फुल हैं, एंड यू विल फाइंड ग्रेट एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांटेड, और जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप खोजोगे तो यहाँ पे ये जो इमेज है, ये पैनल है विठल टेम्पल की, ये विठल टेम्पल की दीवार की एक पैनल है, और ये दर्शा रही है कि यहाँ पे डिफरेंट, देखो आप, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनी है, यहाँ पे घोड़े हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कैमल्स हैं, यहाँ पे हाथी हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे जानवर आपको दिख जाएंगे। तो व्हाट एलिमेंट्स डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू दे सेल टेल यू अबाउट देयर लाइफ, ठीक है, तो एक बार देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वेपन्स दिखेंगे, एनिमल्स हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म वहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि आफ्टर विनिंग मेनी वॉर्स अगेंस्ट द नेबर्स, कृष्णदेव राय जो थे वो बिकॉज ऑफ इलनेस, यानी बीमारी की वजह से 1529 में उनकी डेथ हो जाती है, सॉरी, इलनेस इन 1529। इन 1565 जो डेक्कन सल्तनत थे उन्होंने कोलिशन बनाया और विजयनगर एम्पायर को डिफीट कर दिया, लेड बाय राम राया कृष्णदेव राया सन इन लॉ, यानी कृष्णदेव राया के जो दामाद जी थे, राम राया जी, उनको हरा दिया डेक्कन सल्तनत ने, बिकॉज उन्होंने कोलिशन बना ली और यहाँ की इसके एम्पायर को हरा दिया 1565 में, एट द बैटल ऑफ तलीकोटा, कहाँ पे, तलीकोटा की बैटल में हरा दिया, ठीक है, कृष्णदेव राय के सन इन लॉ राम राया को। The city was sacked over several months. Houses, shops, buildings, palaces, and most of its temples were destroyed, and much of its civilian population massacred. ठीक है, यहाँ के लोगों को मार दिया गया, काफी सारे लोगों को मार दिया गया, ठीक है। तो जो मैंने एक वर्ड चीज बोली थी, कृष्णदेव राय अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, कह सकते हो मुगल एम्पायर के कंटेम्प्रेरी थे, अकबर के नहीं, बिकॉज 1529 में तो उनकी डेथ ही हो गई, तो बाबर के कह सकते हो कंटेम्प्रेरी थे, क्योंकि बाबर जो है 1526 में आया था और 1529 में कृष्णदेव राय जी की डेथ हो गई थी, तो उनके कंटेम्प्रेरी थे। तो सिटी सैक्ड ओवर सेवरल मंथ, हाउस, शॉप, बिल्डिंग, पैलेसेस एंड मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स को उन्होंने यहाँ पे लूटा, डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन को मैसेकर मार दिया। इट वॉज लेफ्ट इन रियंस, और इसके बाद एम्पायर जो है फ्रेगमेंट हो गया स्मॉलर रीजन्स में, और जिनको नायकाज ने रूल करा, किसने रूल किया, नायकाज ने, जो कि फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर्स थे एम्पायर के, और वो 17th सेंचुरी तक वहां पे रूल करते हैं, ठीक है, 17th सेंचुरी तक वहां रूल करते हैं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, द माइटी मुगल्स की, किसकी, द माइटी मुगल्स, मुगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मुगल एम्पायर था, जैसे मैंने बोला, उसकी शुरुआत हुई थी 1526 में, और बाबर ने शुरुआत की थी बाय डिफीटिंग द इब्राहिम लोदी इन बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, एंड उसके बाद काफी बैटल्स उसने लड़ी 1527 में, 1528 में, 1529 में, एंड अल्टीमेटली 1530 में उसकी डेथ हो गई थी, 1529-30 के अराउंड ही। तो वाइल दिल्ली सल्तनत जो था वो वीकन था, बाबर एक टर्किक मंगोल रूलर था, वो एक टर्की का मंगोलियन रूलर था, मतलब फादर जो थे टर्की से थे, मदर फादर जो थे, मतलब ऐसे इनका ओरिजिन था, टर्की और मंगोल का मिक्स था इनकी फादर और मदर, एंड उनका एक बेटा था बाबर, और ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट था, यानी जो मिलिट्री की स्ट्रेटजीज तो है इसके पास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाता था,
एंड हु हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान। तो ये रूलर था समरकंद, उज्बेकिस्तान में एक जगह है, बट वहां से इसको भगा दिया गया था। एंड फिर उसने यहाँ पे इंडिया में अपनी कोशिश की कि यहाँ पे अपने एम्पायर को स्टैब्लिश कर पाए। तो ये जो बाबर था, ये किसका डिसेंडेंट था, किसका वंशज था? ये था तिमूर का, जो एक बार आया था और यहाँ पे लूट मचाई थी उसने, तिमूर ने। तो बाबर उनका वंशज था। इसने इब्राहिम लोदी के 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में हराया, विच लिटर कॉल्ड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। और ये हेविली रिलाय करता है गन पाउडर पे। किस पे? गन पाउडर पे। एंड इसके पास आर्टिलरी भी थी, यानी तोपे थी, मैचलॉक गन्स थी, विच हैड रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस इन द वॉरफेयर इन इंडिया। यानी अभी तक इतने अच्छे से इस्तेमाल जो गन पाउडर का था, गन पाउडर का और इसका आर्टिलरी का इतना अच्छे से इस्तेमाल और कोई राजा करता नहीं था। बाबर ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया, एंड इसी वजह से ये इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट जीता, बिकॉज इब्राहिम लोदी की जो फोर्स थी वो बहुत ज्यादा थी और बाबर की फोर्स बहुत कम थी, बहुत कम मिलिट्री के पर्सन इसके पास थे। तब भी ये जीत गया बिकॉज ऑफ मॉडर्न इनके पास वॉरफेयर की वजह से। ये डिफीट जो थी एक फाइनल एंड थी दिल्ली सल्तनत का, और इसने फाउंडेशन रखी मुगल एम्पायर की, और बाबर ने कंट्रोल करा दिल्ली थ्रोन को, उसने एज्यूम करा एज अ रूलर ऑफ दिल्ली थ्रोन। तो ये जो इमेज है ये यही दर्शा रही है बैटल ऑफ पानीपत को, और ये बाबर नामा एक बुक लिखी गई थी, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे इन्होंने कैनन्स, तोपों का यूज करा। ये देखो, ये रही तोप, एक येरी एक येरी। तो बाबर ने तोप का यूज करके ये बैटल को जीता था। और एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होने के बावजूद, मतलब नाते, इसने मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाई थी किस तरीके से सामने वाली पार्टी को हराना है, और इसने काफी अच्छे तरीके से इसको हराया था। तो जो बाबर था इंडिया में, उसने किस तरीके से काम किया? बाबर लेफ्ट अ कैंडिड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, बाबरनामा। ये बाबर के मेमोइर्स थे। बाबर ने अपने मेमोइर्स लिखे थे, और ये बाबरनामा एक बुक पब्लिश की थी। इन इट ही कम्स आउट एज कल्चर्ड, अपने आप को उसने कल्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, क्यूरियस बताया। और ये अप्रिसिएशन, कीन अप्रिसिएशन फॉर आर्किटेक्चर के प्रति, पोइट्री के प्रति, एनिमल्स, बर्ड्स इन पर्टिकुलर, ऑफ विच ही लिस्ट सम इन डिटेल, और फ्लोरा लाइक फ्रूट ट्री स्पेशली, उनके बारे में दर्शाया कि मैं बहुत कीन हूँ एज अ पर्सन, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ इन सब चीजों में। लेकिन ये ब्रूटल भी था, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रूटल और रूथलेस कंक्वरर था, ठीक है, क्योंकि इसने काफी लोगों को मैसेकर मारा, और एंटायर पॉपुलेशन सिटीज की उनको मार दिया, और औरतों को गुलाम बना लिया, चिल्ड्रंस को गुलाम बना लिया। और अपने, ठीक है, टेकिंग प्राइड इन इरेक्टिंग टावर ऑफ स्किल्स मेड फ्रॉम द स्लॉटर्ड पीपल ऑफ द प्लंडर्ड सिटी। और ये क्या करता था? जिन लोगों को उसने मारा, उसकी गर्दन काट के उसके टावर बनाता था, और एक दर्शाता था कि मैंने किस तरीके से इन सब चीजों को बनाया है। तो ये काफी रूथलेस किंग था, ठीक है, और ये काफी मैसेकर, इसने यहाँ के आके लोगों को बहुत मारा, ठीक है, और उनकी हत्या की। तो ये बिल्कुल भी कह सकते हो कि आप एक कल्चर पर्सन नहीं था, बिकॉज जो पर्सन किसी को मार सकता है, हत्या कर सकता है, तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि ये कल्चरल पर्सन था? नहीं था ये। और एक नॉस्टैल्जिक, बाबर वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट सेंट्रल एशिया। वो हमेशा से चाहता था कि मैं सेंट्रल एशिया में रहूं, क्योंकि वहां पे ये इसकी होम कंट्री थी, वहां से इसको भगा दिया गया था। एंड फाउंड इंडिया टू बी अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, ठीक है। एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेज करता है हिंदुस्तान को, कहता है कि हिंदुस्तान एक लार्ज कंट्री है, यहाँ पे काफी ज्यादा गोल्ड और सिल्वर है, और रेनी सीजन में यहाँ पे एयर जो है रिमार्केबली फाइन, अच्छा लगता है, नॉट टू बी सरप्राइज फॉर हेल्थीनेस एंड चार्म। और कहता है यहाँ पे काउंटलेस आर्टिसंस है, वर्क मैन है, एवरी सॉर्ट इन हिंदुस्तान। परहैप्स कहता है कि फॉर द लास्ट रीजन स्पेशली इंडिया की वेल्थ, वो डिसाइड करता है कि वो यहीं रहेगा और यहाँ पे अपना एम्पायर को बनाएगा, रेदर देन वो सेंट्रल एशिया वापस जाए। तो यहाँ की वेल्थ देख के, यहाँ की नेचर को, यहाँ के लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट देख के वो यहीं रह जाता है, और वो वापस नहीं जाता। बाबर की डेथ हुई थी 1530, जैसे मैंने बोला था, उसका बेटा था हुमायूं, और वो स्ट्रगल करता है कि वो अपने एम्पायर को होल्ड टुगेदर रख पाए, एक कह सकते हैं कि एक होल्ड टुगेदर रख पाए। और इसी का एडवांटेज लेते हुए शेर शाह सूरी, जो कि सूर एम्पायर का रूलर था, उसने अटैक करा एक पावरफुल अफगान लीडर, जो सूर एम्पायर को काफी सालों तक यहाँ पे रूल करता है नॉर्थ इंडिया में। उसने मैनी लास्टिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। द एम्पायर वाज शॉर्ट लिव्ड, हाउएवर हुमायूं सून कन्क्वर्ड द लॉस्ट ग्राउंड। तो हुमायूं और इसके बीच में लड़ाई होती है, शेरशाह सूरी के बीच में, और शेरशाह सूरी जो है जीत जाता है 1535 के अराउंड।
एंड अराउंड 1535 के बाद आई थिंक 1545 या 15 कुछ इज अराउंड हुमायूं वापस अटैक करता है शेरशाह सूरी पे। यानी उस टाइम तक मुगल एम्पायर यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सूर एम्पायर होता था, ठीक है, सूर एम्पायर। और फिर वापस हुमायूं अपने आप को कॉन्कर करता है इसको और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है द किंग। इसके पहले बिफोर दिस हैपेंड, हिमू और हेमू एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर था और चीफ मिनिस्टर था, वजीर था अंडर द सूरी एम्पायर। सूर एम्पायर जिसमें मैंने बोला, हिमू नाम था उसका, एक काफी अच्छा मिलिट्री कमांडर था। और वही लड़ाई होती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है जब, तो वो हिमू के साथ ही होती है। ये दिल्ली को कैप्चर करता है और रूल्ड इट ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से वो रूल करता है। तो इंजॉइंग सम मिलिट्री सक्सेस, वो ही वाज इंजर्ड ऑन द बैटलफील्ड, वो बैटलफील्ड पे हार मतलब इंजर्ड हो जाता है जब वो बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है विद अकबर, ठीक है। अकबर जो है ग्रैंडसन था बाबर का और बेटा था हुमायूं का। तो कैप्चर्ड हिमू वाज ब्रॉट टू अकबर हु हैड हिम बिहेडेड। अकबर सो रिक्लेम्ड दिल्ली फॉर द मुगल्स, ठीक है। तो हिमू जो है कब्जा तो थोड़ी देर के लिए कर लेता है, बट वापस जो है अकबर उसको हरा देता है और अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर देता है। तो उसका नाम क्या था हिमू का? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि सूर एम्पायर के अंदर रूल करता था। बट वो बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाता है। अब हम बात करेंगे अकबर की। अकबर एज अ रूलर कैसा था, ठीक है। अकबर एज अ रूलर कैसा था उसकी बात करेंगे। तो अकबर जो है एट द एज ऑफ 13 वो रूलर बन जाता है, बिकॉज उसके फादर की डेथ हो जाती है, फादर डेथ, एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो अकबर सेट आउट टू ब्रिंग हिज एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल। तो 13 साल की उम्र में वो मुगल एम्पर बनता है और वो सोचता है कि मैं अपने मुगल सब कॉन्टिनेंट को, मतलब यहाँ पे अपनी जो शासन है उसको और फैलाऊंगा। और ये इसका शासन जो था ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस का था, जिसने इसके एम्बिशन और इसकी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाया। तो ये एक ब्रूटल राजा तो था ही, इसके साथ थोड़ा बहुत ये टॉलरेट भी था विद द हिंदू किंग्स। शुरुआती कॉन्क्वेस्ट के दौरान फॉलोइंग मैनी हिज प्रीडिसेसर्स, अपने प्रीडिसेसर को फॉलो करते हुए एग्जांपल्स, इसने कोई मर्सी शो नहीं करी तो चित्तौड़ के फोर्ट पे, चित्तौड़गढ़ में इन राजस्थान, जिसने मतलब उसको इसने क्या कहते हैं बिसीज, यानी वहां पे घेराव करा और 5 महीने तक इन द फेस ऑफ डिटरमाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम राजपूत सोल्जर, वहां पे इसने घेराव करके रखा था चित्तौड़ फोर्ट का, ठीक है। और इसने उनको घेर रखा था और 5 महीने तक वो लड़ते रहे राजपूत रूलर्स इससे, ठीक है। They inflicted heavy losses on the Mughal army, but the fort finally breached, died fighting in large numbers while hundreds of women committed जौहर, ठीक है। तो इसने, लेकिन अकबर ने एंड में फोर्ट को कैप्चर कर लिया और यहाँ के काफी लोगों को मारा, हंड्रेड्स ऑफ लोग यहाँ पे मरे ड्यूरिंग फाइटिंग। और यहाँ की जो औरतें थी उन्होंने जौहर किया। जौहर एक प्रथा है, आपको पता है कि आग में कूद जाती हैं, अगर कोई किंगडम लॉस होता है तो वहाँ की सारी औरतें मिलकर आग में कूद जाती हैं, उसको जौहर प्रथा कहते हैं। तो उन्होंने जौहर किया। अकबर ने जो है ऑर्डर करा मैसेकर 30,000 सिविलियंस का, इसने 30,000 लोगों को मरवा दिया, उनको मारने का ऑर्डर दिया। और जो बचे हुए वुमेन्स और चिल्ड्रंस थे उसने इनको गुलाम बना लिया अपना। अकबर वॉज 25 एट दैट टाइम, और वो 25 साल का था जब उसने ये सब किया। चित्तौड़ मतलब यहाँ पे इसने चित्तौड़ के फोर्ट को जीता और यहाँ के 30,000 लोगों को इसने मरवाया। और उसने क्लियर मैसेज भेजा विक्ट्री, और वो बोलता है वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू द इनफीडल्स। इनफीडल्स वही मतलब है, ठीक है, जो ये लोग बोलते हैं इनफीडल्स मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड, मतलब गैर मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम के अलावा वाले जो लोग हैं उनको इनको इनफीडल्स का, और कहा कि हम इनके ऊपर जीत गए हैं, ठीक है। ये इनको काफिर भी कहते हैं, ठीक है। इनफीडल्स का हिंदी मीनिंग काफिर कह सकते हो आप, ठीक है, जो सक्सीड हुए ये फोर्ट और टाउन्स को बनाने में, एंड हैव एस्टेब्लिश इस्लाम हियर, और उसने यहाँ पे इस्लाम को एस्टेब्लिश किया। विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड वी हैव इरेज्ड द साइंस ऑफ infidelity from their minds and have destroyed temples in those places and also all over the Hindustan। तो इसने काफी सारे टेम्पल्स, मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया। और इसने कहा कि हमने, हमारी जो तलवारें हैं उन्होंने जो इनफीडल्स हैं उनका खून चखा है, उनको मार के, इनफीडल्स वही बोला काफिर जो लोग बोलते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको मारा है, और उनके टेम्पल्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा, ठीक है। तो ये भी काफी ब्रूटल राजा था, जो हमें इमेज दिखाई जाती है कि अकबर एक काफी टॉलरेट राजा था, नहीं था।
इसने काफी लोगों को एनस्लेव किया, गुलाम बनाया, मारा, और इसने ये बात खुद कही है। व्हाट इज जौहर? जौहर एक प्रथा होती है व्हेन इन्वेडिंग टर्किक और मुगल आर्मी, जिसने टेरिटरी को क्वायर करा, एक्वायर कर लिया, दे ऑफन टुक द वुमेन एज स्लेव्स और अब्यूज देम। तो ये क्या करते थे मुगल्स? क्या करते थे? जिस राज्य में जाते थे वहां पे जीत जाते थे, तो वहां की औरतों को ही गुलाम बनाते थे और उनके साथ बदतमीजी और गलत व्यवहार करते थे। तो there are historical examples like Rajput women jumping into the mass fires to avoid being captured and enslaved. This Johar was considered heroic act of final resistance and means of preserving one's honor. Thus, when Akbar finally broke into the Chittorgarh fort, hundreds of Rajput women, led by their queens and noble women, committed Johar. तो ताकि उनको ये बेइज्जती ना सहनी पड़े वुमेन्स को, और इनके द्वारा ना पकड़े जाएं और इनके साथ बदतमीजी हो, इसलिए वो अपने प्राइड को, अपने ऑनर को बचाने के लिए एक हीरोइक एक्ट, एक कह सकते हो हीरो वाला एक्ट है कि आप आग में अपनी बलि दे रहे हो, अपने कूद जा रहे हो। बहुत मुश्किल होता था, वो लोग ऐसा करती थी औरतें वहां की। ठीक है, तो एक जौहर एक प्रथा, उसका नाम पड़ा। अकबर ने अपने प्रीडिसेसर्स को फॉलो करा, मतलब अपने हुमायूं अकबर को फॉलो करते हुए थॉट ऑफिस एक मोनार्क था, एक मोनार्क था, और should be ever intent of conquest, otherwise his armies rise in arms against him। तो उसका हमेशा से मन रहता था कि कॉन्क्वेस्ट करूं, एरिया को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करूं। जैसे जैसे उसका एम्पायर ग्रो हुआ, ही इंक्रीजिंगली यूज्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को यूज करता था और उसको सिविलाइज करता था। और उसने मैरिज अलायंस भी करे काफी लोगों के साथ। इसने जब किसी भी किंगडम पे लड़ाई करता था, तो वहां फिर ये सुलह करने के लिए उसकी औरतों के साथ मैरिज करता था, प्रिंसेस के साथ ऑफ नेबरिंग किंगडम्स। वेलकम्ड राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट। तो थोड़े दिन जब ये मैरिज अलायंस करता था, उसके बाद ये राजपूत रूलर्स को अपने कोर्ट में बुलाता था और उनका वेलकम भी करता था। इसने एक चीज अच्छी करी, इसने जिज़्या को अबॉलिश कर दिया। जो टैक्स, जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था, वो इसने हटा दिया। एंड प्रोमोटेड डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल, लिटरली पीस विद ऑल। तो इसने, जब इसका एम्पायर थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसने सुलह कुल एक नाम दिया जिसका मतलब था पीस विद ऑल, सबके साथ सुलह रखो। ठीक है, उस ये अपना कोड लिखा। और टॉलरेंस, सभी फेथ, सभी धर्मों के साथ इसने टॉलरेंस का एक मैसेज दिया। थ्रू इंटरफेथ डायलॉग्स अपॉइंटमेंट, इंटरफेथ डायलॉग्स की इसने काफी लोगों के साथ। अब देखो ये मैप है, ठीक है, और हमारा मुगल एम्पायर देखो, ऊपर वाला एरिया सारा मुगल एम्पायर है। ये वाला एरिया जो है पूरा, ये जो है एम्पायर है, ये मुगल एम्पायर है। ठीक है, ये पूरा एरिया। और मुगल एक्सपेंशन औरंगजेब के टाइम पे हुआ था 1700 में। तो ये जो है, ये औरंगजेब ने फिर आगे जब औरंगजेब आया, तो उसने ये वाला एरिया और इसने एक्वायर कर लिया था। उसके पहले ये वाला एरिया था जो मैंने मार्क करा, तो फिर औरंगजेब के टाइम पे इसने और एक्वायर करा। फिर ये जो, ये राजपूत टेरिटरीज हैं, ये वाली, ये राजपूत की टेरिटरी है। ठीक है, जयपुर मेवाड़ वाली। अहोम किंगडम्स यहाँ पे, असम, असम वाला अहोम किंगडम यहाँ है। और सिख अंपायर यहाँ पे है। देखो ये सिख अंपायर है, ये वाला एम्पायर जो है लाहौर मुल्तान, और ये वाला एम्पायर जो है ये सिखों का एम्पायर है। और ये जो डॉट है, ब्लैक डॉट, ये इंपॉर्टेंट सिटीज उस टाइम पे अकबर के टाइम की सिटीज हैं, लगे पठान ट्राइब, और सॉरी, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, जयपुर, आगरा, मेवाड़, सूरत, गोलकोंडा, पुणे, बीजापुर, विजयनगर सॉरी, विजयपुरा, मछलीपट्टनम, कटक, ढाका, गुवाहाटी और पटना। ठीक है, तो दर्शाता है मुगल का राइज और उनकी रीजनल पावर्स उस टाइम पे। ठीक है, तो क्या हम कंटिन्यू कर रहे थे कि दो इंटरफेथ डायलॉग्स अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऑफ हिंदू ऑफिशियल्स। ये कैसे हिंदू ऑफिशियल्स को अपने कोर्ट में स्टैब्लिश करा इसने अच्छी पोजीशंस पे, और बोल्ड रिफॉर्म्स भी इसने लिए, और इसने एक्सपेंड करा, अपने एम्पायर को स्टेबलाइज करा, और सपोर्ट इसने हासिल करा काफी राजपूत रूलर्स के साथ, बिकॉज इसने एक फ्रेंडली ट्रीटी बाद में अपनाना चालू करा था। इसका कोर्ट हिस्टोरियन और बायोग्राफर है अबू फजल। अबू फजल इनके कोर्ट हिस्टोरियन और बायोग्राफर थे। इन्होंने रिकॉर्ड करा है हिम, उनको बताते हुए कहा कि एक स्टेट फॉर्मरली आई परसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फर्मिटी विद माय फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम। ठीक है, तो वो खुद कहते हैं, अबू फजल खुद कहते हैं कि जो अकबर है, वो शुरुआत में तो परसिक्यूट करता था, नॉन मुस्लिम्स को मारता था, और वो खुद दर्शाता है कि कंफर्म करता है, लेकिन जब उसकी नॉलेज में इजाफा होता है, वो बढ़ता है। आई वॉज ओवरवेल्ड विद द शेम।
तो उसको अपनी गलती का उस टाइम पे एहसास होता है अकबर को, बिकॉज़ वो फिर बाकी फ़ेथ के साथ एक कन्फर्मिटी में आता है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करता है। नॉट बीइंग अ मुस्लिम माइसेल्फ, इट वाज़ अनमीट दैट इनअप्रोप्रिएट टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच। और उसको अपनी गलती का रियलाइज़ होता है और वो बोलता है कि हाँ, किसी को अब किसी धर्म में कन्वर्ट करना अच्छा नहीं है। What constancy is to be expected from the proselytes that converted people on compulsion? तो उसका जो रेन था काफी लंबा चला, 50 साल, अराउंड 1556 से उसकी डेथ 1605 में हुई, तो 50 इयर्स तक अकबर ने रूल करा। ठीक है, वाइल उसका मिडिल पीरियड जो था वो रिलेटिवली पीसफुल था, उस टाइम पर उसने ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं किया। और लास्ट के 15 साल जो है वो फ्रेश मिलिट्री कैंपेन वापस उसने स्टार्ट करे, लाइक कश्मीर में, सिंध में, दक्कन में और अफगानिस्तान में वापस उनने मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ाई झगड़ा चालू रखा। तो ये जो इमेज है, ये पेंटिंग जो है, ये अकबर के कोर्ट की है और वहां पे वो दो स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका वेलकम कर रहा है, जो कि फादर हैं क्रिश्चियनिटी के जसूट्स हैं। ठीक है, लाइक ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक अकबर ने एम्प्लॉय करे डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ताकि वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर पाए, while the earlier rulers relied mostly on military might। तो वो क्या करते थे, पुराने रूलर जो दिल्ली सल्तनत के थे, वो लोग अपना एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए मिलिट्री का सहारा लेते थे, और अकबर ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपनाया ताकि वो अपने एम्पायर को ग्रो कर पाए। तो ये उसका एक काफी अच्छा स्टेप रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज है, ये 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, पंचमहल भी कहते हैं इसको, और ये फतेहपुर सीकरी आगरा में है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी आगरा में है, जो कि अकबर ने बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया था। देखो वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो इलिटरेट था अकबर। ठीक है, अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट, showed great interest in classical Indian thought and often invited scholars to his court। तो शुरुआत में तो वो इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसका कीन इंटरेस्ट था कि वो पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को पढ़े, और उसके ऊपर उसने ग्रेट एम्फेसाइज किया क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट के ऊपर। और काफी सारे उन्होंने पढ़े लिखे कह सकते हो विद्वानों को अपने कोर्ट में बुलाया, स्कॉलर्स को। ठीक है, और उसने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन भी स्टैब्लिश करा कि कोई भी हिंदू टेक्सचर्स को कन्वर्ट करना इस उर्दू में, ठीक है, और पर्शियन में। फतेहपुर सीकरी में उसने स्टैब्लिश किया हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, जहाँ पे वो मेजर संस्कृत वर्क लाइक रामायण, महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाता था, इंक्लूडिंग महाभारत, रमजान, रजनामा, यानी पर्शियन में उसको क्या कहते हैं, रज्मनामा कहते हैं महाभारत को, और बुक ऑफ वॉर भी कहते हैं, और रामायण को 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू उसने बनाया, और भगवत गीता और पंचतंत्र जैसी कहानियों को उसने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया ताकि वो खुद समझ सके उसको। अकबर का बेटा था जहांगीर, ठीक है, जिसको हम सलीम भी कहते हैं। उसने अपने फादर का लव फॉर आर्ट और आर्किटेक्चर देखा, ठीक है, और उसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करी जब वो, ठीक है, रूलर बना। ठीक है, और उसने दक्कन में सब रूल मतलब क्या कहते हैं, फैलाने की कोशिश करी। और फिर उनका सन था शाहजहां, उसने भी काफी रेबेलियंस को फेस किया, और उसको बेस्ट रिमेंबर मतलब याद किया जाता है एज अ बिल्डर ऑफ ताजमहल आगरा। यानी उसने ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिनती होती है आगरा ताजमहल की, तो वो कह सकते हैं बिल्डर ऑफ ताजमहल के तौर पे जाना जाता है। ताजमहल को आज भी रिकॉग्नाइज किया जाता है एज वन ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्चरल मार्वल्स। आज के टाइम पे भी काफी ज्यादा फेमस बिल्डिंग है, आर्किटेक्चरल एक मार्वल है कि इस टाइम पे ऐसा उन्होंने बनाया था। ये पीरियड फॉर्म द पीक ऑफ इमेंस फ्लावरिंग ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर which include building of Humayun's tomb, दिल्ली, एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा। तो काफी फेमस चीजें इस टाइम पे इसने बनवाई, लाइक आर्किटेक्चर और आर्ट में काफी ज्यादा, पेंटिंग में बहुत ज्यादा था ये, और उसने हुमायूं टॉम बनवाया दिल्ली में, और उसके बाद रेड फोर्ट आगरा और दिल्ली में बनवाया लाल किला। अदर क्लासिकल आर्ट और म्यूजिक जो थे इंडिया के, वो भी फ्लरिश हुए इस पीरियड में। एंड रिमार्केबल वर्क ऑफ कैलीग्राफी और मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग बनाना और कैलीग्राफी करना वो फेमस था। लाइक ये आप इमेज देख सकते हो, ये कैलीग्राफी, लिखावट जो कैलीग्राफी है, और ये इमेज बना रखी है मिनिएचर पेंटिंग। तो ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, ये इलस्ट्रेट करती है पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द रामायणा, और डिपिक्ट कर रहा है वेल नोन एपिसोड ऑफ ड्रामा चेजिंग द गोल्डन डियर।
लाइक यहाँ पे राम भगवान जो है गोल्डन डियर को चेस कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं और इसको यहाँ पे इसने पर्शियन में लिखवाया है, ठीक है, अकबर ने। तो इसी के साथ आई होप कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का कंटिन्यू करेंगे, औरंगज़ेब और उसके बाद का पीरियड, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा फिर बड़ा हो जाएगा और आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इसको कंप्लीट करना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और पार्ट 2 लाएँगे जिसमें हम औरंगज़ेब के आगे से कंटिन्यू करेंगे हमारे मिडीवल पीरियड को, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में मैं फ़ॉलो मतलब प्लेलिस्ट में आ जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से चैप्टर नंबर 2 को हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड वीडियो के लिए आप वेट करना, फर्स्ट वीडियो को जल्दी-जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है? थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में।